दूर एक काली लग्जरी कार सुनसान सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। कार अचानक एक छोटे से फूलों की दुकान के सामने आकर रुकी। लगभग 27 साल का एक नौजवान बाहर निकला। ब्लैक सूट, तेज नैन नक्श और हेजल ग्रे आंखों में ऐसा दर्द था जिसे शायद वक्त भी कम नहीं कर पाया था। उसकी नजर सफेद लिलीज पर जाकर ठहर गई। व्हाइट लिलीज, तुम्हें ये सबसे ज्यादा पसंद थी, मैं आज भी नहीं भुला ली। उसने फूलों का बुके खरीदा और बिना एक पल रुके आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसकी कार एक पुरानी कब्रिस्तान के बाहर रुकी। वो धीरे धीरे एक कब्र के सामने पहुंचा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। उसने व्हाइट लिलीज कब्र पर रखी। आई लव यू एली। कब्र पर लिखा नाम उसकी सांसें रोक देता था, एली हैरिंगटन। नीचे खुदी तारीख थी 20 फरवरी 2021। आर्य की मुट्ठियां अपने आप भींच गई। उसकी आंखों की नमी अब जलती हुई नफरत में बदल चुकी थी। जिस इंसान ने मुझे तुमसे छीना है, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। सिर्फ उसकी नहीं, उससे जुड़े हर इंसान की। आर्य सिंह ओबरॉय कभी अपना फैसला नहीं बदलता। वो कब्र से मुड़ा और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। उसी शाम लंदन की कंट्री साइड में बने इंडियाना रेस्टोरेंट में हमेशा की तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। ये वही जगह थी जहां आर्य के साथ एलिना की अनगिनत यादें बसी थी। जब भी अतीत की कसक उसे बेचैन करती, वो यहीं चला आता। ये जगह उसके लिए सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, उसकी सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक यादों का ठिकाना थी। रेस्टोरेंट के बाहर कार रुकते ही उसने गहरी सांस ली। रेस्टोरेंट का मालिक उसे देखते ही मुस्कुरा दिया। लगता है नवाबजादे का मूड आज फिर खराब है। आर्य बस हल्का सा सिर हिलाकर हमेशा वाली कोने की टेबल पर जाकर बैठ गया। तभी मालिक खुद कॉफी लेकर आ गया। सर जी, आपकी कॉफी। आर्य बिना कुछ बोले कॉफी पीते हुए मैगजीन पढ़ने लगा। उसे लगा था कि आज शायद कुछ देर की शांति मिल जाएगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले 5 मिनट उसकी पूरी शाम बदल देने वाले थे। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में कार में बैठी शिवी की नजरें मोबाइल स्क्रीन पर झलकती तस्वीर पर टिक गई। उस फोटो में मुस्कुराते हुए उसके पिता थे। उसने धीरे से तस्वीर को छुआ। पापा, पूरी दुनिया आपको कातिल मानती है, लेकिन आपकी बेटी आज भी जानती है कि आपने किसी का खून नहीं किया। उसकी आंखें भर आई। मैं एक दिन सबको सच पता कर रहूंगी, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए। शिवी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर जिया का नाम चमक रहा था। कहाँ रह गई तू? हम सब इंडियाना पहुंच रहे हैं, तू भी टाइम पर आ जाना। शिवी ने थके हुए स्वर में कहा। जिया, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। और इसीलिए तो तुझे आना चाहिए। कॉलेज खत्म हो चुका है शिवी, पता नहीं कल कौन कहाँ होगा। शायद आज के बाद हम सबको ऐसे साथ बैठने का मौका ही ना मिले। प्लीज मना मत कर। शिवी कुछ पल चुप रही। जिया की बात उसके दिल को छू गई। सच ही तो था, कॉलेज की ये आखिरी शाम थी। इसके बाद हर किसी की राह अलग होने वाली थी। उसने गहरी सांस ली, अपने आंसू पोंछे और धीमे से कहा, ठीक है, मैं आती हूँ। कॉल करते ही उसने खुद को संभाला और इंडियाना रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ दोस्तों के साथ बिताई जाने वाली आखिरी शाम नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। कुछ देर बाद वो तेज कदमों से इंडियाना रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुई। उसकी नजर सीधी उसी कोने वाली रिजर्व टेबल पर गई जहाँ आर्य आराम से बैठा कॉफी पी रहा था। शिवी बिना एक पल रुके उसकी तरफ पड़ी। एक्सक्यूज मी मिस्टर, जल्दी से अपना एक गिलास उठाइए और यहाँ से उठ जाइए, ये टेबल रिजर्व है। आर्य ने शिवी को सिर से लेकर पांव तक सर्द नजर से देखा। कहीं और जाकर बैठ जाइए, बल्कि अपना भला चाहती है तो यहाँ से निकल जाइए। चले आते हैं दूसरों का सुकून बर्बाद करने। आर्य बड़बड़ाया तो शिवी का पारा चढ़ गया। मैं सुकून बर्बाद कर रही हूँ? हद है। सच कहते हैं लोग, कंजी आंखों वाले लोग झगड़ालू टाइप के होते हैं, और बदकिस्मत भी। शिवी ने आर्य की आंखों पर तंज कसते हुए उसे चिढ़ाया। आर्य का गुरूर तिल मिला उठा। क्या कहा तुमने? कंजी आंखें? इट्स हेजल ग्रे आइज, जो दुनिया में सिर्फ 3 से 4% लोगों की होती हैं। कंजी आंखें तो कंजी ही रहेंगी मिस्टर हुएवर यू आर। चलो अब मेरा दिमाग खराब मत करो और निकलो यहाँ से। शिवी ने पलट बार करते हुए आर्य के ईगो को और हवा दे दी। कैफे के मालिक सरदार जी को समझ नहीं आ रहा था कि किसे रोके। सर जी, आप गुस्सा थूक दीजिए, मैं इस बच्ची को समझाता हूँ। फिर वो शिवी की तरफ मुड़े। बेटा जी, आप कल पार्टी कर लेना। ये क्या बात हुई? जब मैंने आज की बुकिंग की है तो पार्टी आज ही होगी, समझे आप? शिवी भड़क उठी तो बेचारे सरदार जी सहम कर 2 कदम पीछे हो गए। अगले 2 मिनट में तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर नहीं निकलवाया तो मेरा नाम भी आर्य सिंह ओबरॉय नहीं। आर्य ने अपनी उंगली शिवी के चेहरे के पास करते हुए धमकी दी। अपने पर उठी उंगली देखकर शिवी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अचानक अपने दोनों हाथों से आर्य के चौड़े सीने पर एक जोरदार धक्का दे दिया। डोंट यू डेयर पॉइंट योर फिंगर एट मी। आर्य, जो इस अचानक हुए हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन अगले ही सेकंड उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शिवी की दाईं कलाई को अपने मजबूत पंजों में जकड़ लिया। इससे पहले कि शिवी कुछ समझ पाती, आर्य ने एक तेज झटके के साथ उसे अपनी ओर खींच लिया। शिवी लड़खड़ाकर आर्य के मजबूत सीने से जा टकराई। आर्य की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। डोंट यू डेयर टच मी अगेन। शिवी ने भी उसकी आंखों में आंखें डाल दी। तो क्या कर लोगे? ये कैफे तुम्हारे बाप का है क्या? एक पल के लिए पूरे कैफे में सन्नाटा छा गया। अगले ही सेकंड आर्य के होठों पर बेहद खतरनाक मुस्कान उभरी। उसने धीरे से अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला। सबको लगा शायद वो गुस्से में वहां से चला जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी चेकबुक निकाली, आराम से एक चेक पर साइन किए। फिर वो सीधा सरदार जी के सामने जाकर रुका। सरदार जी, इस कैफे की जितनी कीमत है लिख दीजिए। सरदार जी उसकी तरफ अविश्वास से देखने लगे। सर जी, मैं मजाक नहीं करता। आज इसी वक्त ये कैफे मैं खरीद रहा हूँ। ये सुनते ही पूरे कैफे में सन्नाटा छा गया। शिवी की आंखें फैल गई। तुम पागल हो गए हो क्या? आर्य ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने साइन किया हुआ ब्लैंक चेक सरदार जी के हाथ में रख दिया। रकम आपकी, कैफे मेरा।
लीगल फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी कर लीजिए। सरदार जी के हाथ कांपने लगे। उनकी नजर कभी ब्लैंक चेक पर जाती, कभी आर्य पर और कभी हैरानी से खड़ी शिवी पर। आर्य मुस्कुराते हुए अपनी जैकेट ठीक करता हुआ बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर उसके कदम रुक गए। बिना पीछे देखे उसकी ठंडी आवाज पूरे कैफे में गूंज उठी। आज से इस कैफे में कौन आएगा और कौन नहीं, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। उसने बाहर खड़े सिक्योरिटी हेड की तरफ हल्का सा इशारा किया। अगले ही पल 2 लंबे चौड़े गार्ड अंदर आए और शिवी के सामने आकर खड़े हो गए। मैम प्लीज, आपको अभी कैफे से बाहर चलना होगा। शिवी का गुस्सा भड़क उठा। उसने झटके से गार्ड का हाथ छुड़ाया। हाथ छोड़ो मेरा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया जो मुझे इस तरह बाहर निकाला जा रहा है। आवाज सुनकर आर्य फिर मुड़ा। उसकी हेजल ग्रे आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। उसने शिवी को घूरते हुए कहा, आज के बाद अगर तुम इस कैफे के आसपास भी दिखाई दी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसे मेरी आखिरी वार्निंग समझो। शिवी ने भी बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डाल दी। पैसों से तुम दीवारें और इमारतें खरीद सकते हो मिस्टर ओबरॉय, लोगों की इज्जत और उनका स्वाभिमान नहीं। तुम्हारा यही घमंड एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। आर्य के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, बस उसके होंठों पर एक हल्की तिरछी मुस्कान उभरी। बिना कुछ कहे उसने अपना कोट उठाया और कैफे से बाहर चला गया। उसके जाते ही पूरे कैफे में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शिवी गुस्से से बाहर निकली। कड़ाके की ठंड और गिरती बर्फ भी उसके भीतर की आंख को शांत नहीं कर पा रही थी। तभी उसके दोनों दोस्त ईशान और जिया घबराए हुए उसकी तरफ दौड़ते हुए आए। शिवी, अंदर क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? सरदार जी कैफे बेचने की बात कर रहे थे, आखिर हुआ क्या? जिया ने घबराकर उसका कंधा पकड़ लिया। शिवी ने गहरी सांस ली और गुस्से में पूरी घटना उन्हें बता दी। ब्लैंक चेक? ईशान हैरान रह गया। सिर्फ एक टेबल के लिए उसने ब्लैंक चेक ऑफर कर दिया? जिया ने अविश्वास से सिर हिलाया। पागल है वो, मैंने पहली बार किसी को अपना ईगो साबित करने के लिए इतना पैसा लुटाते देखा है। शिवी की आंखें गुस्से से भर उठी। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जिन्हें लगता है कि पैसों से हर चीज और हर इंसान खरीदा जा सकता है। ईशान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शांत हो जाओ शिवी, चलो यहाँ से चलते हैं। जिया और ईशान उसे संभालते हुए वहां से ले गए। उस अनजान देश में शिवी को एक बार फिर एहसास हुआ कि यही दोनों उसके अपने थे। देर रात शिवी अपने अपार्टमेंट पहुंची। रात के करीब 12:30 बजे थे। बाहर लगातार बर्फ गिर रही थी। शिवी थके कदमों से अपने अपार्टमेंट पहुंची और बेल बजाई। नील, दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर बेल दबाई। वो झुंझुलाकर माथे पर हाथ मार बैठी। ग्रेट, आज ही चाबी घर पर भूलनी थी। हारकर वो दरवाजे के पास बैठ गई। पापा की बेबसी उसे अंदर तक तोड़ रही थी। उसने घुटनों पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। बर्फ उस पर गिरती रही मगर उसे होश नहीं था। तभी दरवाजा खुला। बैलेंस बिगड़ते ही वो पीछे की ओर लड़खड़ा गई। सामने नील खड़ा था। यू स्टबर्न सिलिगल, मैं हेडफोन लगाकर गेम खेल रहा था। लगा तुम दोस्तों के साथ हो। इतनी देर से बाहर क्यों बैठी हो? क्योंकि मैं चाबी भूल गई थी और तुम्हें दरवाजा खोलने में आधी रात लग गई। तुमसे बहस में भगवान भी नहीं जीत सकते। नील ने आंखें घुमाई। शिवी बिना कुछ बोले अपने कमरे में गई और बैग पैक करने लगी। नील भी उसके पीछे आ गया। अब क्या कर रही हो? मैं इंडिया वापस जा रही हूँ, शिवी बोली। क्या? मुझे इंडिया जाना ही होगा, पापा को मेरी जरूरत है। जैसे ही उसने पासपोर्ट बैग में रखा, नील ने झट से उसे उठा लिया। पासपोर्ट वापस करो नील। नहीं, नील बोला। तुम समझ नहीं रहे मैं कितनी परेशान हूँ। नील ने गहरी सांस ली। तुम्हारे डैड के दुश्मन बहुत ताकतवर है और तुम भूल गई तुम्हारी वजह से डैड ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं कब तक तुम्हारी बेबीसिटिंग करूंगा? कमरे में खामोशी छा गई। 1 साल पहले ही शिवी की मां ने उसके असली पिता को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। नील शिवी का सौतेला भाई था। तब से उनकी हर मुलाकात बहस में ही खत्म होती थी। आज पहली बार नील को शिवी के गुस्से से ज्यादा उसकी बेबसी दिखाई दी। आई एम सॉरी, नील बोला। शिवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अगले दिन की सुबह शिवी के लिए एक नई जंग लेकर आई। शिवी सुबह से ही लंदन के अलग अलग वकीलों के ऑफिस के चक्कर काट रही थी। वो अपने पिता के केस की फाइल लेकर हर छोटे बड़े वकील के पास गई, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ नाकामी ही हाथ लगी। एक बड़ी फर्म की रिसेप्शनिस्ट ने फाइल देखते ही रूखे स्वर में कहा, सॉरी मिस, सर का शेड्यूल बहुत बिजी है, आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया गया। दूसरे वकील ने फाइल के पन्ने पलटे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तीसरे वकील ने तो साफ शब्दों में मना ही कर दिया। आखिरी रिजेक्शन के बाद शिवी लंदन की बर्फीली सड़क पर अकेली खड़ी थी। फाइल उसके सीने से चिपकी हुई थी। वो पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन उसने अपनी आंखें पोंछी, खुद को संभाला और मन ही मन कहा, मैं हार नहीं मानूंगी पापा। उधर आर्य सिंह ओबरॉय अपने शानदार ऑफिस डिजायर्स में मौजूद था। एक लंबी और थका देने वाली मीटिंग खत्म होने के बाद वो अपने कैबिन की चेयर पर बैठा कॉफी पी रहा था। तभी उसका लीगल हेड मिस्टर ब्रैनर बेहद गंभीर चेहरे के साथ अंदर आया। मिस्टर ओबरॉय, एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली खबर है। आर्य ने अपनी हेजल ग्रे आंखें उठाई, जिनमें एक सतर्कता आ गई। क्या बात है? मैडम एली का मर्डर केस जो पिछले कई महीनों से पूरी तरह बंद और शांत था, उसमें अचानक हलचल शुरू हुई है। पिछले 2 दिनों में लंदन की 2-3 अलग अलग लॉ फर्म ने उस केस के पुराने रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने की कोशिश की है, मिस्टर ब्रैनर ने बताया। ये सुनते ही आर्य के हाथ में पकड़ा हुआ कॉफी का कप टेबल पर जोर से लगा। उसकी आंखों में एक खौफनाक गुस्सा और एक नफरत का तूफान उमड़ पड़ा। उसके जबड़े सख्ती से भींच गए। कौन है वो? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो उस बंद केस की फाइलों को छूने की कोशिश कर रहा है? अभी तक उसकी पहचान साफ नहीं हो पाई है सर, मिस्टर ब्रैनर ने कहा। आर्य अपनी चेयर से खड़ा हुआ। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। जिसने भी उस खूनी को बचाने की कोशिश की, वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती कर रहा है। तुरंत अपनी टीम को काम पर लगाओ और पता करो कि कौन इस मर्डर केस को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। मुझे आधे घंटे के अंदर उसकी पूरी कुंडली चाहिए। मिस्टर ब्रैनर ने सिर झुकाया और तुरंत कैबिन से बाहर निकल गया। आर्य अपने कैबिन की विशाल खिड़की के सामने आकर खड़ा हो गया।
बाहर लंदन शहर पर अंधेरा छा रहा था और बर्फ की सफेद चादर बिछ रही थी। उसने अपनी मुट्ठी को इतनी जोर से भींचा कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। उसने अपनी जलती हुई नफरत को समेटते हुए खुद से फुसफुसा कर कहा, एली के मर्डरर को बचाने वाला अब मेरी लिस्ट में आ चुका है और आर्य सिंह ओबरॉय अपनी लिस्ट में आए लोगों को कभी माफ नहीं करता। खेल अब शुरू हुआ है। सुबह की पहली किरण खिड़की से होकर शिवी के कमरे में फैल रही थी। हल्की धूप दीवार पर टंगी तस्वीरों को छूती हुई ड्रेसिंग टेबल तक पहुंच गई। आईने के सामने खड़ी शिवी चुपचाप अपनी शर्ट के बटन बंद कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान अपने चेहरे पर नहीं, सामने रखी एक पुरानी तस्वीर पर था। कुछ पल तक वो उसे यूं ही देखती रही, फिर धीरे से आगे बढ़ी और फ्रेम हाथ में उठा लिया। तस्वीर में उसके पापा मुस्कुरा रहे थे। वही अपनापन, वही भरोसा और वही सुकून जिसने बचपन से हर मुश्किल में उसे संभाला था। शिवी की आंखें भर आई। उसने तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया और पल भर के लिए आंखें बंद कर ली। पापा, मुझे पता है आप बेगुनाह हैं। पूरी दुनिया भी अगर मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। आपकी जगह इन सलाखों के पीछे नहीं, मेरे पास है। मैं आपको बेगुनाह साबित करके वापस जरूर लाऊंगी। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन इरादे अड़िग थे। एक पल के लिए उसे याद आया जब बचपन में किसी छोटी सी हार पर उसके पापा कहा करते थे, मुश्किलें हमेशा रास्ता रोकती है बेटा, लेकिन जो रुक जाए वो मंजिल तक नहीं पहुंचता। शिवी ने गहरी सांस ली और जल्दी से अपनी आंखें पोंछ ली। आज यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की फाइनल रिहर्सल थी। वहां जाने का उसका बिल्कुल मन नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अपने पापा को बेगुनाह साबित करना। अच्छी नौकरी ही उसके लिए पहला कदम थी। वही नौकरी उसे अपने पापा का केस दोबारा लड़ने की ताकत, पैसे और पहचान दिला सकती थी। उसने आखिरी बार तस्वीर को देखा, फ्रेम वापस रखा और कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर शिवी, जिया और ईशान साथ साथ चल रहे थे। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन तीनों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जिया ने धीरे से शिवी का हाथ पकड़ लिया। शिवी, मेरी बात मान, अभी अपना पूरा ध्यान रिहर्सल और प्लेसमेंट पर लगा। एक बार अच्छी जॉब मिल गई, फिर हम अंकल के केस के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। शिवी हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंच पाई। हर दिन लगता है जैसे मैं पापा को अकेला छोड़ रही हूँ। जिया ने उसका कंधा दबाया। तू उन्हें अकेला नहीं छोड़ रही, तू उनके लिए लड़ने की तैयारी कर रही है। इतने में ईशान अचानक रुक गया। अरे, सिद्धांत के पापा कितने बड़े लॉयर हैं? तूने उससे बात की? शायद वो अंकल का केस ले ले। जिया भी बोली, वो तो तेरा पुराना आशिक है ना, तेरी मदद जरूर करेगा। शिवी की आंखों में बुझती हुई उम्मीद फिर से टिमटिमाई। मैंने सोचा था पहले रिहर्सल खत्म कर लूं, लेकिन अब और इंतजार नहीं कर सकती। उसने तुरंत फोन निकाला और सिद्धांत का नंबर मिला दिया। कुछ रिंग के बाद कॉल उठी। हे शिवी, कैसे हो? सिद्धांत, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम मेरे पापा के बारे में तो जानते हो ना, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? तुम ये केस लड़ सकते हो? दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद सिद्धांत ने भारी आवाज में कहा, शिवी, दरअसल बात यह है कि शिवी की सांस जैसे थम गई। क्या? सिद्धांत ने गहरी सांस छोड़ी। मेरे पापा उसी केस में दूसरी पार्टी की तरफ से वकील है। मैंने उनसे बात की थी और उन्होंने सिर्फ एक बात कही, जिस इंसान के खिलाफ तुम लड़ रही हो उससे टकराने की कीमत बहुत बड़ी होती है। शिवी के हाथ कांपने लगे। मतलब ये कि वो आदमी बहुत ताकतवर है। उसके खिलाफ गवाही देने वाले लोग भी सामने आने से डरते हैं। प्लीज इस केस से दूर रहो। शिवी की आंखों में आंसू तैर आए। मैं अपने पापा को ऐसे कैसे छोड़ दूं? सिद्धांत चुप रहा। शिवी ने कांपती आवाज में पूछा, बस इतना बता दो, वो आदमी है कौन? मैं पता करता हूँ, प्लीज अपना ख्याल रखना। कॉल कट गई। कुछ देर तक शिवी मोबाइल की काली स्क्रीन को देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी उसी स्क्रीन के साथ बुझ गई हो। जिया और ईशान बिना कुछ कहे उसके पास खड़े रहे। तीनों दोस्त कैंपस के अंदर पहुंचे, लेकिन आज पूरा माहौल बदला हुआ था। फैकल्टी जल्दबाजी में इधर उधर दौड़ रही थी। हर बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे। कई जगह बैरिकेड्स लगे थे और स्टूडेंट्स को तय रास्ते से ही जाने दिया जा रहा था। ईशान ने हैरानी से चारों तरफ देखा। आज इतना टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्यों है? पास खड़े एक स्टूडेंट ने उत्साह से कहा, तुम लोगों को पता नहीं, आज यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। कल ग्रेजुएशन सेरेमनी में भी वही चीफ गेस्ट होंगे। जिया मुस्कुराई। आर्य सिंह ओबरॉय। ये नाम सुनते ही शिवी के कदम जैसे जमीन से चिपक गए। उसके सामने पिछली रात का इंडियाना होटल घूम गया। आर्य की ठंडी नजरें, उसका सख्त लहजा, वो पल जब उसने बिना डरे उसे जवाब दिया था। शिवी ने घबराकर जिया का हाथ पकड़ लिया। क्या वही इंसान जिससे कल रात होटल में मेरी बहस हुई थी? जिया और ईशान ने एक साथ उसकी तरफ देखा। शिवी ने उन्हें पूरी घटना बता दी। सुनते ही जिया के चेहरे का रंग उड़ गया। शिवी, तुम्हें अंदाजा भी है तुम किससे भिड़ गई थी? वो सिर्फ इस यूनिवर्सिटी का ट्रस्टी नहीं, ओबरॉय इंडस्ट्री का मालिक भी है। यहाँ प्लेसमेंट से लेकर करियर तक हर चीज पर उसका असर है। ईशान ने गंभीर स्वर में कहा, अगर उसने तुम्हें पहचान लिया तो तुम्हारा करियर मुश्किल में पड़ सकता है। मैंने सुना है वो अपने खिलाफ जाने वालों को कभी माफ नहीं करता। पहली बार शिवी के चेहरे पर अपने भविष्य का डर साफ दिखाई देने लगा। उसने कैंपस के मेन गेट की तरफ देखा, जैसे उसे किसी भी पल आर्य के सामने आ जाने का डर हो। तभी काले रंग की लग्जरी एसयूवी का लंबा काफिला यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुआ। पूरा कैंपस उत्साह से भर उठा। आर्य सिंह ओबरॉय आ गए। स्टूडेंट गेट की तरफ दौड़ पड़े। कई लड़कियां अपने फोन निकालकर वीडियो बनाने लगी। बस एक सेल्फी मिल जाए। रियल लाइफ में तो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। गार्ड्स ने तुरंत भीड़ को पीछे रोक लिया। पीछे हटिए, रास्ता खाली रखिए। जिया और ईशान भी भीड़ के साथ कुछ कदम आगे बढ़े। शिवी भी उनके पीछे खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर उत्साह नहीं, सिर्फ घबराहट थी। बीच वाली एसयूवी का दरवाजा खुला। ब्लैक सूट में आर्य सिंह ओबरॉय बाहर उतरा। प्रिंसिपल और कॉलेज मैनेजमेंट ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया।
वेलकम मिस्टर ओबरॉय। आर्य ने हल्का सा सिर हिलाया और बिना भीड़ की तरफ देखे सीधे प्रिंसिपल के साथ एडमिन ब्लॉक की ओर बढ़ गया। शिवी ने राहत की सांस ली। हाँ, शुक्र है उसने मुझे देखा नहीं। कुछ देर बाद प्रिंसिपल के कैबिन में आर्य ने ग्रेजुएशन की तैयारियों का जायजा लिया। कल का ग्रेजुएशन बिना किसी गड़बड़ी के होना चाहिए। सिक्योरिटी, स्टूडेंट मैनेजमेंट और पूरा अरेंजमेंट परफेक्ट चाहिए। यस सर, सारी तैयारियां पूरी है। प्रिंसिपल ने तुरंत जवाब दिया। आर्य बाहर निकलकर पार्किंग की तरफ बढ़ा। तभी उसका सेक्रेटरी तेजी से उसके पास पहुंचा। सर, जिस लड़की ने मर्डर केस दोबारा खुलवाने की कोशिश की है, उसके बारे में पहली पक्की जानकारी मिल गई है। आर्य ने उसकी तरफ देखा, फिर आसपास खड़े लोगों पर एक नजर डालकर शांत स्वर में कहा, चलो कार तक चलते हैं, वहीं बात करते हैं। जी सर। आर्य कार की पिछली सीट पर बैठ गया। सेक्रेटरी ने एक फाइल निकालकर उसके हाथ में रख दी। सर, पूरी डिटेल इसमें। आर्य जैसे ही फाइल खोलने वाला था, उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर बोर्ड चेयरमैन का नाम चमक रहा था। उसने बिना देर किए कॉल रिसीव कर ली। यस मिस्टर चेयरमैन। बात करते हुए इसने फाइल बगल वाली सीट पर रख दी। उसी वक्त ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। हल्के झटके से फाइल का कवर थोड़ा सा खुल गया। अंदर रखा पहला पन्ना आधा बाहर खिसक आया। उसके सबसे ऊपर एक नाम साफ लिखा था, शिवी। आर्य ने फाइल हाथ में ली और उसे खोलने ही वाला था कि बाहर से शोर उठने लगा। सर, ग्रेजुएशन सेरेमनी को लेकर आपका क्या कहना है? मीडिया उसकी कार तक पहुंच चुकी थी। आर्य ने फाइल सीट पर रखी और बाहर उतर गया। उसी पल तेज हवा का झोंका कार के अंदर आया। फाइल खोली और उसका पहला पन्ना उड़कर भीड़ में कहीं गुम हो गया। मीडिया से बातें करके आर्य वापस कार में बैठा और फाइल खोली। उसने कुछ पन्ने पलटे, फिर बोहे से कोड़ ली। पहला पन्ना कहाँ? सेक्रेटरी ने घबराकर फाइल देखी। सर, अभी तो यही था। आर्य ने फाइल बंद कर दी। कोई बात नहीं, उस लड़की की पूरी डिटेल्स फिर से निकलवाओ, नाम, पता, फैमिली, सब कुछ। यस सर। कार आगे बढ़ गई। अगली सुबह ही पूरी यूनिवर्सिटी में उत्साह का माहौल था। हर तरफ ग्रेजुएशन गाउन पहने स्टूडेंट्स अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे थे। कोई दोस्त के साथ हंस रहा था तो कोई अपने परिवार के साथ इस खास दिन को यादगार बना रहा था। लेकिन इस पूरे माहौल में सिर्फ एक चेहरा था जिस पर खुशी से ज्यादा बेचैनी दिखाई दे रही थी। वो थी शिवी। ब्लैक ग्रेजुएशन गाउन पहने वो बार बार ऑडिटोरियम के मुख्य गेट की तरफ देख रही थी। जिया मुस्कुराई। इतनी टेंशन मत ले, अवार्ड लेने जा रही है, फांसी पर नहीं। शिवी ने गहरी सांस ली। काश आज वो आदमी यहाँ ना आए। ईशान भी उसके पास आ गया। अरे वो तो आ चुका है। शिवी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। क्या? अभी 5 मिनट पहले पूरा कॉलेज उसके स्वागत में लगा हुआ है। लगता है सीधे प्रिंसिपल के साथ ऑडिटोरियम गया है। शिवी का दिल धड़क उठा। उसने खुद को बाकी स्टूडेंट्स के पीछे कर लिया, जैसे वो हर हाल में आर्य की नजरों से बचना चाहती हो। उसी समय ऑडिटोरियम के मुख्य दरवाजे से आर्य सिंह ओबरॉय अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ प्रिंसिपल और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट था। वो बिना किसी तरफ देखे सीधे मंच की पहली रो में जाकर बैठ गया। शिवी ने राहत की सांस ली। शायद उसने मुझे नहीं देखा। कुछ ही देर बाद समारोह शुरू हो गया। एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को डिग्री मिलने लगी। एंकर की आवाज पूरे ऑडिटोरियम में गूंजी। इस साल फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की टॉपर है मिस शिवनंदिनी अय्यर। अपना पूरा नाम सुनते ही शिवी एक पल के लिए ठिठक गई। अगले ही पल उसकी नजर मंच पर बैठे आर्य पर पड़ी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अगर उसने मेरा चेहरा देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसने तुरंत अपने बैग से मास्क निकाला और चेहरे पर लगा लिया। फिर स्कार्फ से अपना आधा चेहरा भी ढक लिया। जिया ने हैरानी से पूछा, ये सब क्या कर रही है? बस अभी मुझे कोई पहचानना नहीं चाहिए। धीमे कदमों से वो मंच पर पहुंची। आर्य ने एक नजर उस पर डाली। चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। एक पल को उसे अजीब जरूर लगा। इतना चेहरा क्यों छुपाया है? लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रॉफी उसकी तरफ बढ़ा दी। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। दोनों ने औपचारिक रूप से हाथ मिलाया, लेकिन उस एक सेकंड में भी दोनों की आंखों में वही पुरानी टकराहट साफ दिखाई दे रही थी। आर्य ने हाथ तुरंत पीछे खींच लिया। शिवी भी बिना रुके आगे बढ़ गई। ऑडिटोरियम में बैठे लोगों को ये एक सामान्य पल लगा, लेकिन दोनों के बीच एक खामोश जंग फिर शुरू हो चुकी थी। कुछ देर बाद प्रिंसिपल फिर मंच पर आए। आज एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पूरा हॉल शांत हो गया। हर साल की तरह इस बार भी ओबरॉय फैशन ग्रुप हमारे डिपार्टमेंट के टॉपर को सीधे अपनी कंपनी में प्लेसमेंट देगा। इतना सुनते ही शिवी का चेहरा उतर गया। प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए बोले, इस साल ये अवसर मिस शिवनंदिनी अय्यर को मिलेगा। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम खत्म होते ही तीनों दोस्त ऑडिटोरियम से बाहर निकल गए। शिवी ने झुंझुलाकर अपनी ग्रेजुएशन कैप उतारी। मैं उस आदमी की कंपनी में कभी काम नहीं करूंगी। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगी। मुझे इंडिया जाना है, पापा को बचाना है। जिया हंस पड़ी। अभी से नौकरी छोड़ भी दी। ईशान ने गंभीर होकर कहा, इतना आसान नहीं है शिवी। तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हो, बीच में छोड़ा तो लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। जो होगा देखा जाएगा। मेरे लिए पापा सबसे ज्यादा जरूरी है। इतने में शिवी का फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, सिद्धांत। शिवी ने तुरंत कॉल रिसीव कर ली। हेलो। मैंने फैसला कर लिया, मैं अंकल का केस लड़ूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। शिवी की आंखें भर आई। सच? हाँ, लेकिन याद रखना, सामने वाला बहुत ताकतवर है। हमें हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। तुम बस केस लड़ो, पापा के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। फिर मिलते हैं इंडिया में। कॉल कट गया। उधर सिद्धांत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बोला, ये लड़ाई तो मुझे लड़नी ही थी, क्योंकि मैं आज भी तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ शिवी। इधर शिवी की खुशी का ठिकाना नहीं था। ईशान ने पूछा, क्या हुआ? सिद्धांत मान गया, वो पापा का केस लड़ेगा। तीनों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। जिया ने तुरंत कहा, तो अब कोई बहाना नहीं, आज कॉलेज का आखिरी दिन है, क्लब चलते हैं। नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। मूड ठीक करने का इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा, तूने प्रॉमिस किया था। ईशान मुस्कुराया।
और वैसे भी इंडिया तो तू कल भी चली जाएगी, आज की रात सिर्फ हमारी है। मैं नहीं आ रही। जिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहुत हो गई बहानेबाजी। अगले ही पल जिया और ईशान उसे लगभग खींचते हुए कार तक ले गए। अरे छोड़ो मुझे। नो चांस। कुछ देर बाद तीनों क्लब पहुंच चुके थे। तेज म्यूजिक और रंग बिरंगी रोशनियों के बीच पूरा माहौल झूम रहा था। दूसरी तरफ वीआईपी लाउंज में आर्य अपनी बिजनेस मीटिंग खत्म कर चुका था। वाइन का ग्लास हाथ में लिए उसकी नजर अनायास डांस फ्लोर पर गई। वहीं शिवी अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। आर्य की पोही सिकुड़ गई। अजीब लड़की है, जहाँ देखो वहाँ चली आती है। उसने एक और घूंट लिया। ईशान के साथ हंसती शिवी को देखकर न जाने क्यों उसके भीतर एक अजीब सी चिढ़ उठी। कुछ देर बाद क्लब की गर्मी से परेशान होकर शिवी बाहर आ गई। उसने अपना जैकेट उतारकर हाथ में लिया। आइवरी रंग की ड्रेस और खुले सुनहरे भूरे बाल हवा में लहराने लगे। उसी समय नशे में धुत आर्य भी लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला। उसकी नजर जैसे ही शिवी पर पड़ी, उसकी सांस थम गई। उसे लगा एली उसके सामने खड़ी है। एली? बिना कुछ सोचे वो तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। शिवी कुछ समझ पाती उससे पहले किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो घबरा कर पलटी, लेकिन अगले ही पल आर्य ने दोनों हथेलियों से उसका चेहरा थाम लिया। उसकी आंखों में दर्द, नशा और बरसों की तड़प एक साथ तैर रही थी। वो धीमे से फुसफुसाया, एली, तुम वापस आ गई। इससे पहले कि शिवी कुछ कह पाती, आर्य झुक गया। उसने उसके होंठों पर अपनी होंठ रख दिए। शिवी की आंखें सदमे से फैल गई। उसका पूरा शरीर जैसे एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। शिवी की आंखें सदमे से फैल गई। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसका जोरदार थप्पड़ आर्य के गाल पर पड़ा। पूरे क्लब के बाहर सन्नाटा छा गया। आर्य का चेहरा एक तरफ घूम गया। उसकी सांसें जैसे वहीं थम गई। शिवी गुस्से से कांप रही थी। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आर्य ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों से नशा जैसे पल भर में उतर गया। वो कुछ सेकंड तक शिवी का चेहरा देखता रह गया। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। तुम एली? अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत दोनों हाथ पीछे खींच लिए। शिवी एक कदम आगे बढ़ी और उसकी शर्ट का कॉलर कसकर पकड़ लिया। मैं एली नहीं हूँ, मेरा नाम शिवी है और तुम एक नंबर के बदतमीज इंसान हो। आर्य ने उसकी तरफ देखा। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। शिवी की आंखों से गुस्से के आंसू बह निकले। पहले कैफे में मेरी बेइज्जती की, आज मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। आखिर चाहते क्या हो तुम? इतने में ईशान और जिया भागते हुए बाहर आ गए। ईशान ने शिवी का आर्य का कॉलर पकड़े देखा तो उसका खून खौल उठा। शिवी! उसने तुरंत शिवी को पीछे किया। क्या हुआ? शिवी की आवाज कांप रही थी। इसने मुझे किस किया? ईशान गुस्से से आर्य की तरफ बढ़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो आर्य का कॉलर पकड़ने ही वाला था कि आर्य के दो बॉडीगार्ड्स बीच में आ गए। जिया ने जल्दी से ईशान को रोक लिया। ईशान नहीं, ये आर्य सिंह ओबरॉय है, बात और बिगड़ जाएगी। ईशान गुस्से में दांत पीसता रह गया। आर्य जैसे किसी और दुनिया में खोया हुआ था। उसकी नजर अब भी शिवी पर टिकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ सेकंड पहले उसके साथ क्या हुआ। उसने अपने माथे पर हाथ फेरा, फिर बिना किसी की तरफ देखे धीमे से कहा, लेट्स गो। वो बिना पीछे देखे अपनी कार की तरफ बढ़ गया। शिवी अब भी कांप रही थी। जिया ने उसे गले लगा लिया। शांत हो जा शिवी। शिवी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने ऐसा क्या किया था कि उसने मेरे साथ ऐसा किया? ईशान ने मुट्ठियां भींच ली। आज मैं उसे छोड़ता नहीं। शिवी ने गुस्से में आंसू पूछे। मैं उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करूंगी। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे किसी लड़की के साथ ऐसे बदतमीजी करने का हक नहीं है। जिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी नहीं, पहले घर चलते हैं। तो इस वक्त बहुत परेशान है, सुबह बैठकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। शिवी ने एक बार फिर उस दिशा में देखा जहाँ से आर्य की कार निकल चुकी थी। उसकी मुट्ठियां अपने आप भींच गई। आज के बाद अगर वो इंसान मेरी जिंदगी में दोबारा आया तो इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। दूसरी तरफ आर्य लड़खड़ाते कदमों से अपने घर में दाखिल हुआ। जैसे ही वो बेड तक पहुंचा, खुद को संभाल नहीं पाया और वहीं गिर पड़ा। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन सुकून फिर भी नहीं मिला। बार बार उसकी आंखों के सामने वही चेहरा उभर रहा था। आइवरी रंग की ड्रेस, हवा में उड़ती सुनहरे बाल, एक मासूम मुस्कान। आर्य ने बेचैनी से करवट बदली और धीमे से बुदबुदाया, एली। और उसी पल 5 साल पुरानी एक रात उसकी आंखों के सामने जिंदा हो उठी। 5 साल पहले मुंबई में रात का सन्नाटा पूरे शहर पर छाया हुआ था। आर्य और एली एक दूसरे का हाथ थामे सड़क पर टहल रहे थे। एली ने आइवरी रंग की छोटी सी ड्रेस पहन रखी थी। उसकी उंगली में चमकती हुई डायमंड रिंग बार बार स्ट्रीट लाइट की रोशनी में चमक रही थी। वो खिलखिलाकर हंसी। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। यकीन ही नहीं होता कि हमारी एंगेजमेंट हो गई। आर्य मुस्कुराया। मुझे भी नहीं लगता था कि इंडिया आकर मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। एली ने उसकी बाह पकड़ ली। मन कर रहा है पूरी दुनिया को बता दूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आर्य ने प्यार से उसकी तरफ देखा। तो बता दो। एली ने आसमान की तरफ देखकर पूरी ताकत से चिल्लाया, I love you आर्य सिंह ओबरॉय। फिर हंसते हुए बोली, अब हमें सिर्फ मौत ही अलग कर सकती है। आर्य ने मुस्कुराकर उसके माथे को चूम लिया, लेकिन अगले ही पल पीछे से किसी भारी चीज का वार हुआ। आर्य दर्द से सड़क पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। एली घबराकर चीखी, आर्य! उसने पलट कर देखा। एक नकाबपोश आदमी उनके सामने खड़ा था। एली कांपती हुई बोली, तुम्हें जो चाहिए ले लो, प्लीज हमें जाने दो। लेकिन जवाब में उस आदमी ने फिर से आर्य के सिर पर वार कर दिया। आर्य का पूरा शरीर खून से भीगने लगा। एली ने बिना डरे हमलावर को जोरदार लात मारी। वो कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया। एली तुरंत आर्य के पास घुटनों के बल बैठ गई। आर्य उठो प्लीज।
तभी हमलावर ने सड़क पर पड़ी कांच की बोतल उठाई और पूरी ताकत से एली के सिर पर दे मारी। बोतल टूटकर बिखर गई। एली के माथे से खून बहने लगा। वो लड़खड़ाकर आर्य के ऊपर गिर पड़ी। आर्य ने कांपते हुए हाथ से उसका चेहरा पकड़ना चाहा, एली, लेकिन हमलावर रुका नहीं। उसने टूटी हुई बोतल आर्य के कंधे में घोंप दी। दर्द से आर्य की चीख निकल गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हमलावर ने जेब से पिस्तौल निकाली। उसने निशाना सीधा एली की तरफ साधा। आर्य पूरी ताकत से चिल्लाया, नहीं। गोली चलने की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। एली! आर्य चीखते हुए अपने बिस्तर पर उठ बैठा। उसकी सांसें बेकाबू थी। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने कांपते हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन हर रात वही सपना, वही चीख, वही खून उसे फिर उसी रात में ले जाते थे। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और कमरे से बाहर निकल आया। डाइनिंग हॉल की सारी लाइटें जल रही थी। वहाँ दादू, विक्रम सिंह, शौर्य और मायरा चुपचाप बैठे थे। तीनों के चेहरों पर अजीब सी बेचैनी थी। आर्य ने सीढ़ियां उतरते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या बात है, सुबह सुबह सबके चेहरे ऐसे क्यों लटके हुए हैं? दादू ने गंभीर नजर से उसकी तरफ देखा। तुझे कुछ पता नहीं? अगर डैड की नई हरकत की बात कर रहे हैं तो हाँ, सुना है। मायरा भड़क उठी, भैया आपको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? डैड चौथी शादी कर रहे हैं। आर्य ने कुर्सी खींची और आराम से बैठ गया। फर्क पड़ना बहुत पहले बंद हो गया था, शौर्य ने गुस्से से कहा। लेकिन हमें पड़ता है। आर्य ने उसकी तरफ देखा। तो जाकर उनसे बात करो, मुझसे नहीं। दादू ने गहरी सांस ली। और इस बार बात सिर्फ तेरे बाप की नहीं है। अगर तूने कुछ नहीं किया तो इस घर में बहुत कुछ बदल जाएगा। आर्य ने अपनी ब्लैक कॉफी का कप उठाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जो बदलना है बदल जाने दीजिए, मुझे किसी की जिंदगी में दखल देने की आदत नहीं है। वो कुर्सी से उठा और वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मायरा और शौर्य बस उसे जाते हुए देखते रह गए। इधर आर्य अपनी जिंदगी में आने वाले तूफान से पूरी तरह अनजान था, और उधर एक रात पहले हुई उसकी एक गलती शिवी के मन में उसके लिए ऐसी नफरत जगा चुकी थी जो आगे चलकर दोनों की जिंदगी बदलने वाली थी। पिछली रात की घटना के बाद शिवी पूरी रात सो नहीं पाई। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती, आर्य का चेहरा और उसकी वो हरकत उसे फिर बेचैन कर देती। गुस्से में उसने तकिया अपनी तरफ खींच लिया। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा किया है क्यों? उधर ईशान भी रात भर सो नहीं पाया। बार बार शिवी का डरा हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। बेचैनी में वो बैल्कनी में टहल ही रहा था कि तभी ध्वनि का फोन आ गया। हेलो ध्वनि। ईशान, कल रात क्लब में जो हुआ क्या वो सच है? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? जैनी ने बताया। कुछ पल की खामोशी के बाद ध्वनि बोली, शिवी के लिए यही बेहतर होगा कि वो आर्य से जितना हो सके उतना दूर रहे। अब जब उसे उसकी कंपनी से जॉब ऑफर मिला है, उसे वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए। आर्य अगर किसी से दुश्मनी पाल ले तो उसका करियर बर्बाद करके ही दम लेता है। उसकी कंपनी छोड़ने के बाद लोगों को दूसरी नौकरी तक नहीं मिलती। ईशान की भौहें सिकुड़ गई। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। उसने पहले भी अपने एक कर्मचारी के साथ ऐसा किया था। आज तक उसे ढंग की नौकरी नहीं मिली। ईशान का चेहरा सख्त हो गया। शिवी आर्य की कंपनी में जॉब करेगी? नेवर। बड़ी मुश्किल से तो मैंने उसे पुलिस में शिकायत करने से रोका है। अगर मैं कल रात वहां होता तो उसकी वो हरकत कभी बर्दाश्त नहीं करता। ध्वनि ने शांत स्वर में कहा, मैं उसकी हरकत का बचाव नहीं कर रही। उसने जो किया वो गलत था, लेकिन उस हादसे के बाद वो पहले जैसा नहीं रहा। फिर भी फिलहाल शिवी का उससे दूर रहना ही बेहतर है। कॉल कट गया। ईशान कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। अब उसके सामने नई चिंता थी। अगर शिवी ने ऑफर ठुकरा दिया तो उसका करियर प्रभावित होगा, और अगर स्वीकार कर लिया तो शायद उसकी जिंदगी। ध्वनि ने किसी तरह समझाकर ईशान का गुस्सा तो शांत कर दिया, लेकिन शिवी के दिमाग में जैसे आग लगी हुई थी। पासपोर्ट मिलते ही वो बड़बड़ाते हुए जा रही थी, बस 2 दिन और फिर मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी और लंदन की तरफ देखूंगी भी नहीं। लेकिन जाने से पहले उस अकड़ू को मजा चखाना ही पड़ेगा। ईशान भला उसका क्या बिगाड़ लेगा? उसको तो मैं ही सबक सिखाऊंगी। शिवी निकल ही रही थी कि अचानक बाहर का दरवाजा खुला और नील अंदर आते हुए बोला, हो तो तुम पहले से ही आओ। किधर घूम रही थी इतनी रात में? शिवी ने उल्टा जवाब दिया, तुमसे मतलब? और घूम तो तुम रहे थे, मैं तो घर में ही थी। नील चिढ़कर बोला, मैं किसी जरूरी काम से बाहर गया था। क्या हर वक्त तुम्हारी बेबी सिटिंग के लिए बैठा रहूं घर में? शिवी पट से बोली, तुम्हारे डैड ने तुम्हें सजा देने के लिए तुम्हें अपने बंगले से निकालकर यहाँ लाकर पटक दिया, तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये सब तुम्हारी माँ और तुम्हारी वजह से हुआ है। पैसों के लिए तुम्हारी माँ ने मेरे डैड से शादी कर ली और मुझे यहाँ तुम्हारा बेबी सिटर बना दिया। नील शिवी से काफी गुस्से में बात कर रहा था। वो शिवी के बिल्कुल पास था और उसने गुस्से में उसकी कलाई कसकर पकड़ रखी थी। अपनी हद में रहो, समझे? शिवी ने अपने दूसरे हाथ से उसे पिंच करके अपना हाथ छुड़ाया। दर्द से नील के मुंह से आह निकल गई। तुम और तुम्हारा बाप मेरे पापा बनने की कोशिश मत करो। अपनी बात कहकर शिवी कमरे में जाने लगी। तभी नील ने पीछे से आवाज लगाकर कहा, हम तुम्हारे पापा बन भी नहीं सकते सिस्टर। वी आर सिविलियंस नॉट क्रिमिनल। हमें उनके जैसा बनने के लिए किसी की जान लेनी पड़ेगी। जानती हो ना तुम वो कहाँ है और तुम कौन हो? एक खूनी की बेटी। इस बार शिवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया। अपनी इस जीत पर नील काफी खुश था। अंदर आते ही शिवी की आंखों में आंसू आ गए। वो नील के सामने काफी स्ट्रांग होने का दिखावा करती थी, लेकिन उसे उसकी कमजोर कड़ी का अच्छे से पता था। जब भी वो उसे हरा नहीं पाता था तब उसके पापा का नाम लेकर उसे हर्ट करता था। मेरे पापा मर्डरर नहीं है, उन्हें बस फंसाया गया था। अगर मेरी माँ मुझे यहाँ नहीं लेकर आती तो मैं ये बात साबित कर सकती थी, शिवी ने खुद से कहा और अपने आंसू पोंछकर सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह एक फोन कॉल से उसकी आंख खुली। ये किसका नंबर है? शिवी ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो मिस, मैं पिया बात कर रही हूँ, इंडियाना कैफे से। आज शाम एक पार्टी रखी गई है,
आपको इनवाइट किया गया है। हे, पार्टी? कैफे में? और मुझे बुलाया है? किसकी पार्टी है? पता नहीं, मेरा वहां आना बैन कर दिया उस खड़ूस सिंह ओबरॉय ने। पिया ने हल्का सा गला साफ किया। वो आर्य सर ने ही सारे परमानेंट विजिटर्स को इनवाइट करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप रियली सॉरी माय फुट कहकर शिवी ने फोन पटक दिया और भुनभुनाने लगी। एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से खड़ूस पार्टी कर रहा है। थर्ड में 1 मिनट। अचानक ब्लैंकेट फेंक कर शिवी उछलकर बेड से बाहर आ गई। ये तो मौका दिया है ऊपर वाले ने मुझे उससे बदला लेने का। वाह शिवी, अब आएगा मजा। किसी शैतानी ख्याल से शिवी की आंखें चमक उठी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर आशुतोष सिंह ओबरॉय का कैरन से शादी करने की न्यूज सुनने के बाद ओबरॉय मेंशन में हड़कंप समझ गया। न्यूज अनाउंस करने के कुछ देर बाद ही इवेंट मैनेजमेंट टीम उनके घर पर थी, जो शाम को होने वाली पार्टी की तैयारियां कर रही थी। मायरा और शौर्य दोनों साथ में बैठे हुए थे। मायरा धीमी आवाज में कह रही थी, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, आर्य भाई को सबक सिखाने के लिए साथ साथ इस कैरन को भी बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। वहीं आर्य और विक्रम सिंह ओबरॉय नीचे की तरफ आ रहे थे। उन्होंने मायरा और शौर्य को पीछे से साथ जाते देखा तो उन दोनों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। ये दोनों साथ में? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? विक्रम जी ने आर्य की तरफ देखकर कहा। इस चिड़ियाघर में सब कुछ अनएक्सपेक्टेड ही होता है। आर्य ने जवाब दिया तो विक्रम जी बोले, हाँ सही कहा। सबसे ज्यादा हैरानी तो मुझे उस लड़की को देखकर हो रही है जो अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ शादी करने जा रही है। तुम्हारे बाप का भी दिमाग खराब हो गया है। इस उम्र में अपने बेटे की शादी के बारे में सोचना चाहिए और कहाँ खुद घोड़ी चढ़ने की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा ना, मुझे इस घर में सिर्फ आपसे मतलब बता दूं, बाकी कोई कुछ भी करे मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब मैं चलता हूँ। कहकर आर्य वहां से जाने लगा। विक्रम सिंह जी ने उसे पीछे से आवाज लगाकर कहा, आज रात की पार्टी में आ रहे हो ना? आर्य उनकी तरफ मुड़कर बोला, नहीं दादू, मैंने एक नया रेस्टोरेंट खरीदा, आज रात बस उसी की इनॉग्रेशन पार्टी में जाना है। मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ चलें। हाँ चल सकता था, मुझे इस घर में हो रही पार्टी और आशु की शादी से कोई लेना देना नहीं है, पर मैं नहीं चाहता इन सब के चक्कर में बच्चे सफर करें। उनकी तो कोई गलती नहीं है। विक्रम सिंह ने गंभीर आवाज में कहा, आप जिन्हें बच्चे समझ रहे हैं वो बच्चे तो बिल्कुल नहीं है। आपने थोड़ी देर पहले उन दोनों को साथ देखा ना, इसका मतलब शाम को पार्टी में जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तो समझ लो उस गड़बड़ को रोकने वाला भी कोई होना चाहिए होगा। ज्यादा देर ना सही, लेकिन पार्टी में कुछ देर के लिए आ जाना ताकि आपके ओबरॉय खानदान की इज्जत बनी रहे। आर्य ने उनकी बात बीच में काटकर कहा। विक्रम सिंह जी ने उसकी बात पर हामी भरी। आर्य ने आगे कुछ नहीं कहा और वहां से ऑफिस जाने लगा। आज शाम का इंतजार तो मुझे भी है, मिस्टर ओबरॉय की नई शादी को लेकर नहीं, बल्कि उस लड़की शिवी के चेहरे पर हार देखने के लिए मैं बेकरार हो रहा हूँ। मुझे पता है वो जरूर आएगी। रात के बारे में सोचकर आर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, एक जीत की मुस्कुराहट। शिवी पार्टी के लिए तैयार हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकली उसे एक जोरदार झटका लगा। मॉम, आज आप यहाँ कैसे? हॉल में सोफे पर शिवी की माँ नंदिनी बैठी हुई थी। शिवी के सवाल पर उन्होंने पलटकर सवाल किया, क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? शिवी ने घूरकर नील की तरफ देखा और उसे पल भर में सारी बात समझ आ गई। ये मैं क्या सुन रही हूँ शिवी? तुम कल रात फिर से घर से बाहर थी। मैं जानती हूँ अब हम इंडिया में नहीं रहते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम पूरी रात भर से गायब रहो और अय्याशी करती रहो। अब कुछ आगे बोलोगी भी या नहीं? आप मुझे बोलने का मौका देंगी तब तो मैं कुछ बोलूंगी ना। शिवी अपनी बात पूरी कर पाती, उससे पहले नंदिनी बीच में फिर से बोल पड़ी। हाँ, अब यही बाकी रह गया था। बाकी लोगों से तो बदतमीजियां करती ही थी, अब तुम मुझसे भी उसी लहजे में बात करने लगी। शिवी परेशान हो उठी। आपको मेरी बात सुननी ही नहीं तो क्यों आई है यहाँ? नंदिनी ने तुरंत कहा, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ, तुम्हारी वजह से नील को इस छोटे से घर में रहना पड़ रहा है। वो पूरी रात तुम्हारी वजह से सो नहीं पाता। अपना ये एटीट्यूड छोड़ो और उसके साथ अच्छे से रहो, ताकि तुम्हारे डैड उसे माफ करके वापस घर बुला सके। वो मेरे डैड नहीं है। शिवी गुस्से में उन पर चिल्लाई। दूसरी बात ये कि मेरी वजह से नील को घर से नहीं निकाला गया था, उसने खुद अपने पापा से बदतमीजी से बात की थी। झगड़ा भी तो तुम्हारी वजह से ही हुआ था। देखो बेटा, अब हमारा इनके अलावा और कोई नहीं है, बेहतर होगा कि तुम इन सबको एक्सेप्ट कर लो। इस बार नंदिनी की आवाज में थोड़ी नरमी थी, वो उसे प्यार से समझाने की कोशिश कर रही थी। शिवी ने भी आगे ज्यादा बहस करना जरूरी नहीं समझा और कहा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ माँ, मुझे इस वक्त काम है, बाय। इतना कहकर शिवी तेजी से अपने कमरे में चली गई, क्योंकि उसे पता था अगर वो थोड़ी देर और अपनी माँ के सामने रही तो रो पड़ेगी। कमरे में जाकर धम से बेड पर बैठ गई और बड़बड़ाते हुए बोली, एक्सेप्ट माई फुट, बस जैसे तैसे करके ये 2 दिन बीत जाए, फिर कभी जिंदगी में तुम सब लोगों की शक्ल भी नहीं देखूंगी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी माँ। कहाँ गया आपका वो प्यार जो मेरे पापा के लिए था? इस चकाचौंध में सब कुछ खोकर रह गया है। लेकिन शिवी सबसे अलग है, उसके लिए पैसों से ज्यादा प्यार मायने रखता है। मैं अपने पापा को बेगुनाह साबित करके रहूंगी, फिर हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत साथ में करेंगे। इधर ओबरॉय मेंशन में भी पार्टी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। आर्य वहां से ऑफिस जा चुका था। उसके पीछे से शौर्य और मायरा अपने कमरे में बैठकर शाम की पार्टी बिगाड़ने की तैयारी में लगे थे। देखो, शाम को पार्टी में पहनने के लिए डैड और कैरन का ड्रेस आर्य ब्रो के यहाँ से आएगा। मैंने डैड को बात करते सुना था। अब हमें कैसे भी करके कैरन की ड्रेस को बर्बाद करना है ताकि उसकी पार्टी में इंसल्ट हो सके और ये रिलेशन अनाउंस होने से पहले ही पार्टी खराब हो जाए। अब ड्रेस आर्य ब्रो के यहाँ से जाएगी तो सारा ब्लेम उन्हीं पर आएगा। शौर्य ने अपना सारा प्लान मायरा के सामने रख दिया। उसे सुनने के बाद मायरा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वेरी गुड, प्लान काफी अच्छा है, एक तीर से 2 शिकार। मुझे तुम्हारी मॉम से कोई हमदर्दी नहीं है,
लेकिन मैंने तुम्हें कहा ना कि आर्य सिंह ओबरॉय से मुझे इतनी नफरत है कि उसके आगे मैं किसी भी चीज को भूल सकती हूँ। एग्जैक्टली। इस पार्टी को खराब करने में ज्यादा मजा तब आएगा जब सारा ब्लेम आर्य ब्रो पर जाएगा, फिर शायद उन्हें कुछ फर्क पड़ जाए। शौर्य ने क्रूरता के साथ कहा, इस बार जरूर पड़ेगा जब बात खुद पर आएगी। मायरा गुस्से में बोली। शौर्य ने भी उसकी बात पर सहमति जताई। तुम ऐसा करो, सीसीटीवी कंट्रोल रूम में जाकर बैठो, जब भी ड्रेस आए मुझे इन्फॉर्म करो, तब तक मैं आगे के प्लान की तैयारी करता हूँ। मायरा ने थम्स अप करके उसे गुड लक विश किया और उसके बताए काम पर चली गई। शाम के 7 बज चुके थे। इंडियाना कैफे, जिसे अब पूरी तरह से रिनोवेट कर दिया गया था, रोशनी से नहाया हुआ था। अंदर एक शानदार पार्टी चल रही थी, मगर आर्य की नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। और तभी एक कैब आकर रुकी। उसमें से शिवी बाहर निकली। आज उसने अपने कैजुअल कपड़ों की जगह एक बेहद खूबसूरत ब्लैक एंड सिल्वर गाउन पहना हुआ था। उसके लंबे घुंघराले बाल एक तरफ कंधे पर गिरे हुए थे और चेहरे पर एक अलग सा नूर था। कांच के पार से शिवी को इतने खूबसूरत अंदाज में देखकर आर्य की नजरें कुछ पल के लिए उसी पर ठहर गई। तो आखिर तुम अपनी हार मानकर मेरी पार्टी में आ ही गई मिस शिवी, आर्य ने मन ही मन खुद से कहा और अपनी शर्ट के कॉलर को ठीक करते हुए उसका इंतजार करने लगा। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। शिवी मुख्य दरवाजे से अंदर आने के बजाय अचानक बाहर ही मुड़ गई और वहाँ से गायब हो गई। ये लड़की वहाँ क्या करने जा रही है? आर्य ने सोचा। इधर शिवी पीछे वाले हिस्से में पहुंच चुकी थी, जहाँ मेन पावर सप्लाई पैनल लगा हुआ था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। मुझे अपनी पार्टी में बुलाकर नीचा दिखाना चाहते थे ना, कंजी आंखों वाले बिल्ले। अब देखो शिवी का कमाल। एक तेज आवाज के साथ पूरे रेस्टोरेंट और पार्किंग एरिया की बत्तियां गुल हो गई। अंदर लोगों के घबराने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। अपनी इस कामयाबी पर शिवी की हंसी छूट गई। अब आया ना मजा। शिवी मुस्कुराते हुए पीछे पलटी, लेकिन तभी उसे किसी के आने की आहट हुई। आर्य मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर उसी तरफ आ रहा था। शिवी हड़बड़ाकर दूसरी तरफ भागी, लेकिन वहाँ शेड नहीं था। शिवी डर के मारे उसी दीवार के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। तभी मौसम ने अचानक एक खतरनाक मोड़ ले लिया। हवाएं बर्फीले तूफान में बदल गई और भारी बर्फबारी शुरू हो गई। दीवार के पीछे छिपी हुई शिवी कांपने लगी। घबराहट के मारे उसका दिमाग सुन पड़ चुका था। कुछ ही पलों में शिवी के होंठ नीले पड़ने लगे और उसे चक्कर आने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिरने ही वाली थी। तभी एक मजबूत हाथ ने उसे गिरने से पहले ही अपनी बाहों में थाम लिया। आर्य उसे ढूंढते हुए दीवार के पीछे आ गया था। शिवी की ये हालत देखकर आर्य ने जल्दी से घुटनों के बल बैठकर शिवी को थाम लिया। शिवी, हे, आंखें खोलो, आर्य घबराहट में बोला। शिवी ने अपनी भारी पलकें खोली। आर्य का चेहरा उसके चेहरे से बस कुछ इंच दूर था। उसकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। पहली बार शिवी की धड़कनें उसकी अपनी नहीं लग रही थी। और तभी आर्य ने धीमे से कहा, अब भाग कर दिखाओ मिस शिवी। आर्य की नजर शिवी के चेहरे पर थी। वक्त जैसे ठहर गया था। तभी शिवी को कांपते देख आर्य का ध्यान टूटा। फिर जल्दी से अपना जैकेट उतारा और शिवी के कांपते हुए शरीर के चारों तरफ अच्छी तरह से लपेट दिया और शिवी को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। शिवी का सिर अपने आप आर्य के सीने पर टिक गया। आर्य उसे अपनी बाहों में लेकर तेज कदमों से वापस रेस्टोरेंट के अंदर की तरफ भागा। अब तक ठंड के मारे शिवी बेहोश हो चुकी थी। दूसरी तरफ ओबरॉय मेंशन में भी पार्टी शुरू हो चुकी थी। हॉल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। आशुतोष, ओबरॉय और कैरन एक साथ मेहमानों से मिल रहे थे। उनकी वाइफ क्रिस्टी भी वहाँ मौजूद थी। सारे गेस्ट बहुत अजीब तरीके से उसे देख रहे थे और कुछ लोग तो आकर दिलासा भी दे रहे थे। ये देखकर शौर्य का गुस्सा उबल रहा था। क्या मजा आ रहा है इन्हें मेरी मॉम को बेइज्जत करने में। बेचारी, वो तो पार्टी में आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन डैड ने उन्हें जबरदस्ती आने को कहा और बेचारी मजबूरी में मुस्कुरा भी रही है। उसके बगल में खड़ी मायरा कड़वी आवाज में बोली, कर्मा कहते हैं ऐसे। कभी यही सब मेरी मॉम के साथ भी हुआ था। एनीवेज, फिलहाल तो हमें कैरन पर फोकस करना चाहिए। शौर्य हल्के से मुस्कुराया। बस थोड़ी देर और, फिर इस पार्टी में मौजूद हर इंसान का फोकस उसी पर होगा। वैसे ये भाई कहाँ रह गए? शौर्य ने कहा ही था कि इतने में आर्य ने एंट्री ली। मायरा तपाक से बोली, नेम ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। आर्य आराम से मेंशन के अंदर दाखिल हुआ। वहाँ मौजूद मेहमानों और आशुतोष पर एक नजर डाली और सीधा सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे की तरफ चला गया। आर्य का इस तरह पार्टी को इग्नोर करना आशुतोष को बहुत बुरा लगा। इस लड़के से यही उम्मीद थी। डोंट वरी डार्लिंग, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। कैरन ने आशुतोष के कंधे पर हाथ रखा और आर्य के पीछे उसके कमरे की तरफ चली गई। दूसरी तरफ खड़े शौर्य और मायरा के चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान थी। उन्होंने कैरन की उस ड्रेस की जिप की सिलाई पहले ही बिगाड़ दी थी। कैरन ने बिना दरवाजा खटखटाए आर्य के कमरे में कदम रखा। आर्य अपना कोट उतार रहा था। तुम्हें नीचे पार्टी में होना चाहिए आर्य। कैरन उसके बिल्कुल करीब आ गई। उसने आर्य के सीने पर हाथ रखा और उससे चिपकने की कोशिश करने लगी। आर्य ने घृणा से उसे झटके से खुद से दूर किया। अपनी हद में रहो कैरन, तुम जा सकती हो, मैं आ रहा हूँ, आर्य ने रूखेपन से कहा। कैरन ने मुंह बनाया और पलटकर बाहर जाने लगी। जैसे ही वो पलटी, आर्य की नजर उसकी पीठ पर गई। ड्रेस की जिप बीच में से टूट चुकी थी और किसी भी पल पूरी तरह खुलने वाली थी। आर्य तुरंत समझ गया कि ये शौर्य और मायरा की हरकत है, ताकि सबके सामने आर्य की कंपनी का नाम खराब हो सके। कैरन सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। नीचे आशुतोष माइक पर कुछ अनाउंसमेंट करने वाले थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आशुतोष ने बोलना शुरू ही किया था कि आर्य तेजी से सीढ़ियां उतरा। इससे पहले कि ड्रेस की जिप पूरी तरह खुलती, आर्य ने पीछे से जाकर कैरन को झटके से अपनी बाहों में खींच लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। उसी वक्त ऊपर से एक स्पॉटलाइट सीधा उन दोनों पर आकर रुकी।
पूरे हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। मेहमानों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। सबको लगा कि बाप की गर्लफ्रेंड के साथ बेटे का चक्कर चल रहा है। आशुतोष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आर्य, ये क्या बदतमीजी है? आशुतोष गुस्से में दहाड़े। आर्य ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने फुसफुसाते हुए कैरन से कहा, तुम्हारी ड्रेस की जिप खुल गई है, इसे पकड़ो और चुपचाप जाकर चेंज कर लो। आर्य ने तेजी से उसकी जिप को ऊपर किया। कैरन घबराहट में अपना गाउन पकड़कर वापस अपने कमरे की तरफ भाग गई। पार्टी का तमाशा बन चुका था। आशुतोष ने गुस्से में तुरंत पार्टी खत्म करने का ऐलान कर दिया। शौर्य ने मायरा की तरफ देखा और दोनों हल्के से मुस्कुरा दिए। प्लान सक्सेसफुल। इधर कंट्री साइड के इंडियाना कैफे में शिवी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो रेस्टोरेंट के अंदर एक कुर्सी पर सोई हुई थी। शिवी, उठ, तू ठीक तो है ना? ईशान और जिया घबराहट में उसे जगा रहे थे। शिवी के बेहोश होने पर सरदार जी ने उन्हें कॉल करके बुला लिया था। शिवी ने उठने की कोशिश की, तभी उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर पर एक भारी कोट लिपटा हुआ है। उस कोट से आ रही महंगी परफ्यूम की खुशबू शिवी को जानी पहचानी लगी। मैं यहाँ अंदर कैसे आई? शिवी ने हैरानी से पूछा। तभी सरदार जी आते हुए बोले, पुत्र जी, आप बाहर बर्फ में बेहोश होने वाली थी। वो तो शुक्र है आर्य सर वहां आ गए, वरना इतनी ठंड में पता नहीं क्या हो जाता। चल अब जल्दी से गर्मा गर्म कॉफी पी ले। ये सुनकर शिवी हैरान रह गई। उसने उस ब्लैक कोट को अपने हाथों से छुआ और खुद से बोली, कांट बिलीव, आर्य ने मेरी हेल्प की। वो इंसान बाहर से कितना भी सख्त क्यों ना हो, पर इतना भी बुरा नहीं है। शिवी ने मन ही मन सोचा और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उधर पार्टी खत्म होने के बाद हॉल खाली हो चुका था। आशुतोष गुस्से में आर्य के सामने खड़े थे। तुम्हें मेरी पार्टी में ये झूठा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तुमने जानबूझकर मेरी इज्जत उछालने के लिए ये सब किया ना? आशुतोष चिल्ला रहे थे। आर्य अपनी सफाई में कुछ नहीं बोला। उसने ड्रेस के फॉल्ट के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा और अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर पूरे गुरूर से बोला, आपको जो सोचना है सोचिए मिस्टर ओबरॉय, मुझे आपको कोई सफाई नहीं देनी। वैसे भी इज्जत उनकी उछलती है जिनकी कोई इज्जत हो। अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी करने चले और मुझे इज्जत सिखा रहे हैं। आर्य सीधा अपने कमरे में चला गया। इतने में कैरन भी कपड़े बदलकर नीचे की तरफ आ रही थी। आर्य को गुस्से में जाते देख वो एकदम से उससे लिपट कर बोली, थैंक यू आर्य, यू सेव्ड मी, वरना आज बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। आर्य ने झटके से उसे खुद से अलग किया। मुसीबत तो तुम खुद हो। इतना कहकर उसने आशुतोष को घूरा और वहां से निकल गया। कैरन मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली, आशु, दिस बॉय इज अनप्रेडिक्टेबल। फिर उसने आशुतोष को सारी बात बताई तो उनका गुस्सा कम होने की बजाय और बढ़ गया। उसे तो मैं देख लूंगा, मुझे पूरा यकीन है ये उसी ने किया है। आशुतोष का गुस्सा देख शौर्य और मायरा मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उधर शिवी को ईशान ने उसके घर पहुंचा दिया था। रात काफी हो चुकी थी। जब उसने अपना फोन चेक किया तो स्क्रीन पर सिद्धांत के कई मिस्ड कॉल्स थे। सिड ने इतने कॉल्स क्यों किए? शिवी ने घबराहट में तुरंत उसे कॉल बैक किया। शिवी, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सिद्धांत की आवाज में एक अजीब सी घबराहट और सीरियसनेस थी। सॉरी सिड, मेरा फोन बैग में था। क्या हुआ? पापा के केस के बारे में कोई खबर मिली क्या? शिवी ने पूछा। हाँ शिवी, मैंने पता लगा लिया है। तुम्हारे पापा पर केस किसने किया है? वो लंदन में ही है। सिद्धांत ने एक गहरी सांस ली। कौन है वो इंसान सिड? शिवी की आवाज में गुस्सा था। फोन के उस पार कुछ सेकंड का सन्नाटा रहा और फिर सिद्धांत ने जो कहा उसे सुनकर शिवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो इंसान मेरे इतने करीब है और मुझे पता तक नहीं चला सिड। तुम बस मुझे उसका पूरा नाम और एड्रेस बताओ, मैं कल ही उससे मिलने जाऊंगी। शिवी फोन पर बेचैनी से टहलते हुए कह रही थी। सिद्धांत ने उसे शांत करते हुए कहा, उसका नाम पीटर डिकिंसन है। वो ईस्ट लंदन के एक पुराने इलाके में रहता है। लेकिन शिवी, तुम्हारा उससे मिलने अकेले जाना ठीक नहीं है। मैं आ रहा हूँ, परसों हम एक साथ चलेंगे। शिवी ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगले दिन शिवी की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। वो सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई और अब आईने के सामने खड़ी खुद को निहार रही थी। अचानक उसकी आंखें नम हो गई। काश पापा आज आप यहाँ होते। आपकी बेटी आज ग्रेजुएट हो रही है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही सच का पता लगा लूंगी। उसने मन ही मन अपने पापा से बात करते हुए खुद को संभाला। तभी दरवाजे पर ईशान और जिया उसे लेने आ गए। चले? ईशान ने पूछा। इतने में नील पीछे से आते हुए बोला, अकेली जा रही हो? शिवी उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोली, मॉम को तुमने पहले इतना भड़का दिया कि वो तो मेरे साथ आएंगी नहीं। इतना कहकर वो ईशान और जिया के साथ निकल गई। रास्ते में कार ड्राइव करते हुए ईशान ने झिझकते हुए पूछा, देख, मुझे लगता है फाइनल में तू ही टॉप स्कोरर होगी। टॉप स्कोरर को हर साल आर्य की कंपनी जॉब ऑफर करती है और आर्य की कंपनी ने अगर प्लेसमेंट दिया तो उसका क्या करेगी? शिवी ने तपाक से कहा, मना करूंगी। और क्या, मुझे नहीं करनी वहां कोई जॉब। जिया बीच में बोली, यार तू आर्य की कंपनी में जॉब ठुकरा देगी? ऐसा कर, अपना ऑफर मुझे दे देना, इसी बहाने उसके करीब रहने का मौका मिलेगा। शिवी ने उसे घूर कर देखा। कितनी बुरी हो तुम, भूल गई क्या वो मेरा दुश्मन है? शिवी का जवाब सुनकर ईशान ने कुछ नहीं कहा, पर वो मन ही मन टेंशन में था। उसे पता था कि आर्य सिंह ओबरॉय की कंपनी का ऑफर ठुकराना इतना आसान नहीं होगा। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही शिवी की नजर सीधे आर्य पर पड़ी। उसे देखते ही शिवी झट से एक पिलर की साइड में छुप गई। कल रात का वो डरावना हादसा और आर्य का वो बर्ताव उसे अब भी बेचैन कर रहा था। वो आ गया, अब मैं क्या करूं? शिवी ने घबराहट में सोचा। उसने देखा कि आर्य स्टेज की तरफ जाने के बजाय बिल्डिंग के अंदर जा रहा है। उसके साथ एक दो लोग और थे।
अचानक शिवी के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया और वो दबे पांव उनके पीछे लग गई। आर्य वॉशरूम की तरफ जा रहा था। शिवी झट से उसके पीछे दौड़ी, लेकिन हड़बड़ाहट में वो एक आदमी से टकराते टकराते बची। एक्सक्यूज मी मैडम, ये जेंट्स टॉयलेट है। उस आदमी ने घूर कर कहा। आवाज सुनकर आर्य ने पलट कर देखा। शिवी ने झट से अपनी पीठ घुमा ली और दूसरी तरफ जाने का नाटक करने लगी। जैसे ही वो आदमी और आर्य अंदर गए, शिवी तुरंत पलटी। दरवाजे के थोड़ा सा खुले हिस्से से उसे आर्य का ब्लू कोट एक दरवाजे के पीछे दिखा। जैसे ही वो दरवाजा बंद हुआ, शिवी ने एक शैतानी मुस्कान के साथ बाहर से कुंडी लगा दी। अब आएगा मजा, लॉक कर दिया। अब ये अकड़ू बाहर निकल ही नहीं पाएगा। शिवी बड़े मजे से हाथ झाड़ते हुए बाहर आ गई। फिर वापस आकर वो अपनी सीट पर आकर इत्मीनान से बैठ गई। ईशान ने उसे इतना रिलैक्स देखा तो शक के साथ पूछा, क्या बदमाशी करके आई हो? अभी तो बहुत टेंशन हो रही थी, अब अचानक क्या हुआ? शिवी ने बेपरवाही से कहा, कुछ भी नहीं। शिवी मन ही मन अपने प्लान पर खुश हो रही थी कि अब आर्य सेरेमनी में आ ही नहीं पाएगा। अचानक स्टेज से अनाउंसमेंट हुई, और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी मिस्टर आर्य सिंह ओबरॉय को। शिवी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अगले ही पल आर्य अपनी जैकेट ठीक करते हुए शान से स्टेज की तरफ आता दिखा। शिवी के होश उड़ गए। ये बाहर कैसे आ गया? तो फिर मैंने अंदर कैसे लॉक किया? उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अगर आर्य की नजर उस पर पड़ गई तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। जिया ने शिवी की हालत देखी और तुरंत अपने बैग से एक मास्क निकाल कर दिया। एक काम कर, ये मास्क लगा ले, बस थोड़ी देर की बात है, वो तुझे पहचान नहीं पाएगा। शिवी ने कांपते हाथों से तुरंत वो मास्क अपने चेहरे पर लगा लिया और अपनी नजरें झुका ली। स्टूडेंट्स को उनके स्पेसिफिक नंबर के हिसाब से बुलाया जा रहा था। शिवी का नंबर आने पर वो स्टेज तक पहुंची। उसने मुंह पर मास्क लगा रखा था और आंखों पर बड़े से काले गॉगल्स चढ़ा रखे थे। वो आगे बढ़ी और उसने अपना डिग्री सर्टिफिकेट लिया। अपनी अचीवमेंट ट्रॉफी लेने के लिए वो आर्य के पास बढ़ी। उसके चेहरे पर मास्क और गॉगल्स देखकर आर्य उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था, क्योंकि वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स अपने खास पल को कैप्चर कर रहे थे। वहीं शिवी ने अपना चेहरा कवर कर रखा था। बड़ी अजीब लड़की है, खुद को ऐसे छुपा कर आई है जैसे कोई क्रिमिनल हो। आर्य ने उसे देखकर अजीब सा चेहरा बनाया। देखो तो इस पिल्ले को, मुझे देखकर कैसे बंदरों जैसी शक्ल बना रहा है। तुम्हारी वजह से मैं अपने स्पेशल मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ। आई विश कि तुम यहाँ नहीं आते। बस भगवान, अब मैं टॉप ना कर जाऊँ। उसे देखकर शिवी ने अपने मन में कहा। इतने में वहाँ के डीन आगे आए। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज आपको यहीं से एक अच्छी प्लेसमेंट मिलने जा रही है। मिस शिवनंदिनी अय्यर, आइए और अपने प्लेसमेंट के पेपर साइन करें। डीन के अनाउंसमेंट के साथ ही शिवी के दिल की धड़कन तेज हो गई। किसी ने ठीक ही कहा है, हम किसी चीज से जितना दूर भागते हैं वो उतने ही हमारे पास दौड़ कर चली आती है। अब बचकर कहाँ जाओगी मिस शिवनंदिनी अय्यर? जिया ने हंसकर कहा। शिवी का पूरा नाम शिवनंदिनी अय्यर था, जो उसके पिता शिव और मां नंदिनी के नाम को मिलाकर रखा गया था। शिवी आर्य की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी और अब उसे उसके साथ काम करने का मौका मिला था। वो बड़बड़ाते हुए बोली, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, पर कल इसके ऑफिस जाकर सब क्लियर कराऊंगी। मेरी शक्लें देखने के बाद तो ये वैसे भी मुझे अपने पास नहीं रखने वाला। अगर यहाँ मैंने मास्क हटाया तो ये खामखा तमाशा कर देगा। एक बार पेपर साइन कर देती हूँ, बाद में इससे कैसे जान छुड़ाना है वो मुझे अच्छे से पता है। शिवी ने आर्य के हाथ से पेपर लिए और जाने लगी तो आर्य ने कहा, क्या हुआ मिस अय्यर, साइन कीजिए ना। आपको इन पेपर्स पर अभी साइन करना होगा। अगर आपको कंडीशन के बारे में बात करनी है तो हम थोड़ी देर बाद ऑफिस में मिलकर बात कर लेंगे। शिवी एकदम से घबरा गई। मिलकर बात? नहीं, मतलब हाँ, मैं साइन कर देती हूँ। आर्य उसे घूरे जा रहा था। उसने शिवी को पेन पकड़ा दिया और शिवी ने घबराहट और जल्दबाजी में साइन कर दिए। शिवी के हाथ में इस वक्त डिजाइनर्स कंपनी का वो कॉन्ट्रैक्ट था जिस पर उसने हड़बड़ाहट में साइन कर दिए थे। ये मैंने क्या कर दिया? उस पिल्ले से बचने के चक्कर में उसी की कंपनी के पेपर्स पर साइन कर दिए। शिवी ने खुद को कोसते हुए कहा, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और खुद को तसल्ली दी। रिलैक्स शिवी, तूने सिर्फ साइन ही तो किया है, कोई खुद को बेच थोड़ी दिया है। कल सुबह सीधा उसके ऑफिस जाऊंगी और कह दूंगी कि मुझे जॉब नहीं करनी। वो जबरदस्ती थोड़ी करवा लेगा। खुद को इस तरह समझाकर शिवी ने अपने चेहरे का मास्क और ग्लासेस बैग में डाले और थोड़ी राहत महसूस करती हुई हॉल की तरफ बढ़ गई। सेरेमनी खत्म होते ही यूनिवर्सिटी के बड़े से हॉल में स्टूडेंट्स की फेयरवेल पार्टी शुरू हो चुकी थी। तेज म्यूजिक बज रहा था और सब अपनी डिग्री मिलने की खुशी में डांस कर रहे थे। ईशान और जिया भी शिवी के पास आ गए थे और उसे चीयर करने की कोशिश कर रहे थे। प्लेसमेंट के उस कॉन्ट्रैक्ट में फंसने के बाद शिवी परेशान थी कि इस जॉब से कैसे बचा जाए। सेरेमनी के बाद सेलिब्रेशन शुरू हो चुका था। तभी कुछ स्टूडेंट्स ने शिवी को घेर लिया। हम सबके पेरेंट्स साथ आए, तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं आए? एक स्टूडेंट ने ताना मारा। दूसरा हंसते हुए बोला, इसके पेरेंट्स कैसे आएंगे? इसके फादर तो जेल में है और मॉम को अपनी पर्सनल लाइफ से फुर्सत कहाँ है? ईशान और जिया ये सुनकर भड़क गए और उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़े। इतने में एक और स्टूडेंट बोला, इसका एटीट्यूड तो देखो, डिग्री लेने भी मास्क लगा कर गई थी। ये तो हमेशा ऐसे ही अकेली रहेगी। तभी अचानक किसी ने शिवी के कंधे पर एक मजबूत हाथ रखा और एक भारी आवाज गूंजी। किसने कहा कि शिवी यहाँ अकेली है? आवाज सुनते ही सब चौंक पड़े। शिवी ने पलट कर देखा तो पीछे नील खड़ा था और उसके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। नील को वहाँ देखकर शिवी के साथ साथ ईशान और जिया भी हैरान रह गए। नील ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं शिवी का बड़ा भाई हूँ और मैं इसके साथ आया हूँ। नील के विदेशी और ग्लैमरस लुक को देखकर सारे स्टूडेंट्स की बोलती बंद हो गई और वो चुपचाप वहाँ से खिसक गए। आज पहली बार नील ने शिवी को सपोर्ट किया था, जिससे शिवी को अंदर से बहुत अच्छा लगा।
लेकिन उसने फिर भी नील को घूर कर देखा और दबी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? जरूर तुम्हारा कोई ना कोई स्वार्थ होगा। तभी उसकी नजर नील के साथ खड़ी लड़की पर पड़ी। मैं नितारा हूँ, नील की गर्लफ्रेंड। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। प्लीज शिवी, गुस्सा करके अपने इतने अच्छे मोमेंट को बर्बाद मत करो। चलो कुछ अच्छी सी फोटोज खींच लेते हैं। स्टेज पर तो तुम्हारी एक भी अच्छी फोटो नहीं आ पाई क्योंकि तुमने मास्क लगा रखा था। शिवी को एक पल के लिए महसूस हुआ जैसे सच में उसके साथ उसकी फैमिली खड़ी है। शिवी ने नील से तो कोई बात नहीं की, लेकिन वो नितारा के साथ अच्छे से घुल मिल गई। वही सेरेमनी खत्म होते ही आर्य सीधे अपने घर पहुंच गया। उसे आते देख मायरा और शौर्य ने एक दूसरे की तरफ देखा। लगता है हमारा प्लान फेल हो गया, शौर्य ने धीरे से कहा। मायरा ने तुरंत उसे डपट दिया। ऐसा कुछ नहीं है, तुमने देखा नहीं था डैड कितने गुस्से में थे। वो बस एक मौका ढूंढ रहे हैं, तुम देखते जाओ। अरे भाई तो गए इस बार, बस तुम्हारी बात सच हो जाए। शौर्य बोला। इधर सेरेमनी के बाद नील नितारा को लेकर निकल गया था। जाने से पहले शिवी ने नितारा को गले लगाकर एक बार फिर थैंक्स कहा था। कुछ देर बाद शिवी घर लौटी तो पीछे पीछे नील भी आ गया। उसे देखते ही शिवी ने सीधे पूछा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे पता था तुम बिना मतलब वहां नहीं आए थे। नील ने रूखेपन से जवाब दिया। तुम कभी मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच सकती। खैर, मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है। पता था, शिवी तुरंत बोली। नितारा कैसी लगी तुम्हें? नील ने पूछा। शिवी ने आंखें घुमाई। सच कहूं तो बहुत अच्छी, बल्कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उसने तुम जैसे इंसान को कैसे पसंद कर लिया। हाँ, नाइस जोक। खैर, मैंने तुम पर फेवर किया तो तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। नील ने कहा। बाद में, अभी मैं बहुत थक गई हूँ। इतना कहकर शिवी अपने कमरे में घुस गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। नील बाहर से आवाज देता रहा, लेकिन शिवी ने उसकी एक नहीं सुनी। अगली सुबह सिद्धांत लंदन आ चुका था। आते ही उसने पीटर का पता लगवा लिया था। शिवी सुबह हड़बड़ाहट में घर से निकल रही थी कि नील ने उसे रोका। मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। बाद में बात करूंगी, फिलहाल मैं खुद एक बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ। शिवी ने पलट कर जवाब दिया और तेजी से बाहर निकल गई। बाहर कैब में सिद्धांत उसका इंतजार कर रहा था। दोनों वहां से सीधे पीटर से मिलने निकल गए। उधर आर्य अभी ऑफिस पहुंचा ही था कि उसके फोन पर किसी का कॉल आया। कॉलर की बात सुनते ही वो बुरी तरह चौंक पड़ा। क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं? अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसकी इतनी हिम्मत। दूसरी तरफ और कोई नहीं बल्कि पीटर था। शायद उसके वकील ने कांटेक्ट किया था। वो लोग कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। गुड, अब मैं देखता हूँ उसके साथ क्या करना है। आर्य तुरंत गाड़ी में बैठा और उसी जगह के लिए निकल गया। शिवी और सिद्धांत पीटर के घर के बाहर पहुंचे ही थे कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी आकर बाहर रुकी। वो आर्य की गाड़ी थी। उसकी नजर उस लड़की पर टिकी थी जो पीटर के घर के बाहर खड़ी कार से कुछ फाइलें और डॉक्यूमेंट्स निकाल रही थी। लड़की की पीठ उसकी तरफ थी। बड़े गॉगल्स, मास्क और खुले बालों की वजह से उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। आर्य की मुट्ठियां भींच गई। तो ये है उस खूनी की बेटी। इतने में सिद्धांत ने गाड़ी से निकलते हुए कहा, तुम फाइल लेके आओ, मैं बेल बजाता हूँ। ठीक है, शिवी बोली। इस बीच किसी ने ध्यान तक नहीं दिया कि कोई और भी था जो उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक काली कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जैसे ही शिवी कागज लेकर मुड़ी, वो कार हवा की तेजी से उसके पास से गुजरी। सिद्धांत! शिवी के मुंह से चीख निकल गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला और शिवी उछलकर दूर जा गिरी। कार उसके बिल्कुल पास से निकल गई। सिद्धांत भागकर शिवी के पास पहुंचा। आर्य भी उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक सिद्धांत उसे उठाकर खड़ा कर चुका था। गिरने की वजह से शिवी के माथे और हाथ पर हल्की चोट आ गई थी। तुम ठीक हो? शिवी ने हाँ में सिर हिलाया। सिद्धांत ने उसे गले लगा लिया। ये एक्सीडेंट नहीं था, सिद्धांत के मुंह से निकला। तो घबराई हुई शिवी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इस बीच आर्य उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। ये एक्सीडेंट नहीं था। सिद्धांत के मुंह से ये शब्द निकलते ही शिवी बुरी तरह घबरा गई। सिद्धांत ने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए शिवी का हाथ पकड़ा और उसे तुरंत अपनी कार की तरफ ले गया। जहाँ रुकना बिल्कुल सेफ नहीं है शिवी, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। इससे पहले कि पीटर घर से बाहर आता या कोई और उन पर हमला करता, सिद्धांत ने शिवी को कार में बैठाया और तेजी से गाड़ी भगा ले गया। उधर आर्य उनके बिल्कुल करीब आ चुका था। वो उन तक पहुंचने ही वाला था कि सिद्धांत की कार उसकी आंखों के सामने से तेजी से निकल गई। तभी पीटर अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर आया। आर्य को वहां खड़ा देख पीटर ने पूछा, क्या हुआ? वो वकील कहाँ गए? आर्य की नजरें उसी दिशा में थी जहाँ कार गई थी। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, ऐसा लगा जैसे कोई और उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था। मैं बस उस तक पहुंचने वाला था, लेकिन वो लोग निकल गए। ये सुनकर पीटर हैरान रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? या शायद उस लड़की के और भी कोई दुश्मन हो? आर्य ने एक गहरी सांस लेकर अपनी उलझन को दबाया। पीटर ने घर का दरवाजा पूरा खोलते हुए पूछा, तुम अंदर नहीं आओगे? आर्य ने उस पुराने घर की तरफ देखा जहाँ कभी एली रहती थी। उस घर को देखकर आर्य की आंखें उदास हो गई। फिर कभी? उसने बुझी हुई आवाज में बस इतना ही कहा और वहां से पलट गया। दूसरी तरफ कार में बैठी शिवी का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। वो बुरी तरह परेशान थी। ये क्या था सेठ? आखिर कोई मुझ पर हमला क्यों करेगा? सिद्धांत ने एक शांत कैफे के बाहर कार रोकी और शिवी को रिलैक्स करने के लिए अंदर ले आया। एक टेबल पर बैठकर सिद्धांत ने उसे पानी का ग्लास देते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि ये सब पीटर नहीं करवाया, या हो सकता है उस पीड़ित लड़की के घर वाले तुमसे दुश्मनी निकाल रहे हो, या फिर कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि हम असली खूनी तक पहुंचे।
शिवी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। सिद्धांत ने उसे गंभीरता से समझाते हुए कहा, खैर तुम अब ये कोशिश छोड़ दो शिवी, तुम यहाँ अकेली हो, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ये सुनते ही शिवी ने पानी का ग्लास टेबल पर रखा। उसकी आंखों का सारा डर अब एक पक्के इरादे में बदल चुका था। नहीं सेठ, चाहे जो हो जाए मैं सच्चाई तक पहुंच कर रहूंगी। मैं पापा को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। शिवी की आवाज में एक अटल जिद थी। सिद्धांत ने उसे शांत करवाते हुए कहा, ठीक है रिलैक्स, मैं बस तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ। फिर सिद्धांत ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और बताया, शिवी मैं यहाँ बस एक बार उस शख्स से मिलने ही आया था, मुझे अब निकलना होगा, आज शाम को ही मेरी वापसी की फ्लाइट है। ये सुनकर शिवी को एहसास हुआ कि अब इस लड़ाई में उसे आगे का रास्ता अकेले ही तय करना होगा। आर्य वापस अपने ऑफिस पहुंच गया था, लेकिन काम में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तभी उसका फोन बजा। दादाजी का कॉल देख उसने खुद को नॉर्मल किया और गर्मजोशी से बोला, क्या बात है दादू, आज ऑफिस टाइम में कैसे याद कर लिया? तबीयत ठीक है आपकी? दूसरी तरफ से विक्रम सिंह जी बोले, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तेरे बाप का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। आर्य की आवाज में अनचाही की सख्ती आ गई। ये कौन सी नई बात है? दादू ने तुरंत उसकी बात काटी। नई बात यह है कि आज आशुतोष सिंह ओबरॉय ने लंदन में रहने वाले सारे खानदान को इनवाइट किया है। वो अब उन सबको कैरन से मिलवाना चाहता है। इसका मतलब समझ रहा है ना तू? आर्य अच्छी तरह समझ गया कि अब उसके डैड कैरन से शादी करने का ठान चुके हैं। उसने धीरे से कहा, दादू प्लीज अब मुझे इन सब मामलों से दूर रखिए। उस दिन भी मैं आना नहीं चाहता था और वो सब हो गया। उस घर में एक चूहा भी मर जाए तो इल्जाम मुझ पर ही आता है। दादू ने कहा, हाँ जानता हूँ, लेकिन मैंने इसलिए फोन किया है कि आज वो भी आ रही है। मुझे डर लग रहा है, तू आ जाना टाइम से। आर्य को पहले तो समझ में नहीं आया, फिर अचानक हंसते हुए बोला, ओहो दादू, आप तो बच्चों की तरह नर्वस हो रहे हैं। आपने खुद ही तो मुसीबत खड़ी की थी, खुद ही संभालिए। अब मैं चला अपना काम करने। अरे अरे सुन तो। विक्रम सिंह जी कुछ कहना चाहते थे, मगर आर्य ने हंसते हुए फोन काट दिया। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर टेबल पर रखी अपनी माँ की तस्वीर पर पड़ी और वो उदास हो उठा। आर्य ने उस तस्वीर की तरफ देखकर कहा, आप यकीन नहीं करेंगी माँ, एक बार फिर वो आपके प्यार को छलनी करने के लिए तैयार है। कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? उन्होंने आपकी यादों की बलि चढ़ा दी है। आपके जाने के बाद एक दिन भी उन्होंने आपको याद नहीं किया। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए उसकी पलकें भीग गई। उसकी आंखों से आंसू निकलते उससे पहले उसने उन्हें पोंछ लिया। खुद को सामान्य करने के लिए आर्य ने ग्लास उठाकर पानी पिया और आंखें बंद कर ली। उधर सिद्धांत और शिवी कैफे में बैठे बातें कर रहे थे। सिद्धांत उसे केस की डिटेल्स बता रहा था। उसने कहा, देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम अंकल को समझाने में कामयाब हो गई और उन्होंने सच बता दिया तो हम आराम से केस जीत जाएंगे। सिद्धांत बोल रहा था कि अचानक शिवी उठी और उसके पास आकर उसके गले लग गई। थैंक यू सिद्धांत, हर चीज के लिए। सिद्धांत ने हंसते हुए उसके सर पर हाथ फिराया और चेयर खींचकर उसे अपने पास बैठा लिया और बोला, कितनी बार थैंक्स बोलोगी यार? हाँ तुम भी बाकियों की तरह मेरी थैंक यू स्पीच सुन सुनकर बोर हो गए हो। फिर भी थैंक यू सो मच। मैंने हर तरफ से अपनी उम्मीद खो दी थी, यहाँ तक कि मॉम ने भी मेरा साथ देने से मना कर दिया। इन मुश्किल हालातों में तुमने अपने डैड के खिलाफ जाकर मेरा साथ दिया। शिवी काफी इमोशनल होकर बात कर रही थी। उसका मूड सही करने के लिए सिद्धांत ने हल्के तरीके से कहा, अरे अरे जूनियर, इन आंसुओं से काम नहीं चलने वाला। मैं फीस के रूप में आंसू नहीं लेने वाला, मुझे एक बड़ी सी अच्छी खासी ट्रीट चाहिए। ऑफ कोर्स, शिवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सिद्धांत बोला, अच्छा आप जल्दी से अपनी कॉफी खत्म करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाकर एयरपोर्ट चला जाऊंगा। शिवी का दिल फिर भर आया। तुम इतनी जल्दी चले जाओगे? मुझे भी तुमसे कुछ और बात भी करनी है। ये सुनकर सिद्धांत अचानक से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे भी तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ये सुनते ही शिवी ने अपनी आंखें झुका ली। उसे असहज देख सिद्धांत बोला, अच्छा आप चलते हैं। सिद्धांत ने सर हिलाया। दोनों कैफे से निकलकर घर पहुंचे ही थे कि अचानक नील चिल्लाते हुए बाहर आया। कहाँ थी तुम शिवी? तुम जानती हो या क्या हो गया? नील को इस तरह परेशान देख शिवी घबरा गई। क्या हुआ नील? नील चिढ़कर बोला, ये तो तुम बताओगी ना, क्यों डैड बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ हो? वो क्यों हम दोनों को घर बुला रहे हैं? घर बुला रहे हैं? नील के डैड घर बुला रहे हैं। ये सुनकर शिवी भी नर्वस हो गई। सिद्धांत भी शिवी को छोड़ने उसके अपार्टमेंट तक आ गया था और शिवी को यूं हड़बड़ाते देख सिद्धांत ने पूछा, क्या बात है शिवी, सब ठीक है ना? शिवी झट से बोली, हाँ मैं देखती हूँ, तुम अंदर आओ ना। फिर उसने नील की तरफ देखते हुए कहा, ये नील है मेरा स्टेप ब्रदर, और नील ये सिद्धांत मेरा फ्रेंड है, इंडिया से आया। अब जाकर नील का ध्यान सिद्धांत पर गया तो उसने हाथ मिलाया और अंदर चला गया। शिवी बोली, अंदर आओ, मुझे भी तुमसे कुछ और बात भी करनी है। मुझे भी तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन अभी नहीं, पहले ये सब खत्म हो जाए, फिर सबसे पहले तुम्हें वही बात बताऊंगा। शिवी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या बात? सिद्धांत हल्का सा मुस्कुराया। वापस आकर बताऊंगा। तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। एयरपोर्ट से लगातार कॉल आ रही थी। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और जल्दी से फोन उठाया। हाँ मैं रास्ते में हूँ। कॉल खत्म करके उसने शिवी की तरफ देखा। चलो अब निकलते हैं। उसने शिवी को हक किया और निकल गया। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय फैमिली के लंदन में रहने वाले रिश्तेदार आ रहे थे। वो लोग वहाँ खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी विक्रम सिंह के बड़े भाई का परिवार वहाँ पहुंचा। वो भी लंदन में रहते थे। सामने से उनसे कुछ कम उम्र की औरत थी जिनके साथ उनकी 2 बेटियां थी। उनको देखकर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई।
उस औरत ने हल्के गुलाबी रंग का पंजाबी सूट पहन रखा था और अपने सफेद बालों को जूड़े के रूप में बांध रखा था। जूड़े में गुलाबी गुलाब के फूल लगे थे। वो चलकर उनके पास आई और दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया। इस बार इस तरह की पार्टी के लिए कुछ ज्यादा ही देर नहीं हो गई विक्रम जी। हाँ, अब तुम भी ताने मार लो रमनदीप। विक्रम जी मुंह बनाकर बोली। रमनदीप जी ने मुंह बनाते हुए कहा, इतने सालों तक आशुतोष ने कोई शादी नहीं की, तो लगा था कि वो सुधर गया, लेकिन वो फिर से उन्हीं हरकतों पर उतर आया है। तुम उसे समझाते क्यों नहीं हो विक्रम? अब शादी की उम्र उसकी नहीं, आर्य की है। विक्रम सिंह जी ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, धीरे बोलो रमन, तुम्हें तो बस गुस्सा करने का मौका चाहिए। तुम अच्छे से जानती हो आशु किसी की नहीं सुनता। सुनता नहीं होगा तो क्या उसने देखना भी बंद कर दिया, जो उसे अपना जवान बेटा नहीं दिखाई देता? रमनदीप ने ताना मारा। आर्य को अपने लिए लड़की पसंद आएगी तब वो खुद शादी कर लेगा। विक्रम सिंह रमनदीप को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने विक्रम जी की बात बीच में काटते हुए कहा, ये सब कहने की बातें होती है। आर्य कोई बच्चा नहीं है, कोई ना कोई लड़की तो उसे जरूर पसंद आई होगी। कहीं ऐसा ना हो वो भी किसी की तरह अपने दिल की बात बताने में देर कर दे और फिर उस लड़की की शादी किसी और से हो जाए। रमनदीप की बात सुनकर विक्रम सिंह मुस्कुराए। उन्होंने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, आज भी बातों ही बातों में तुम्हारी ताने मारने की आदत गई नहीं। घूम फिर कर तुम बातों को उसी जगह पर ले आती हो। हाँ तो क्यों ना लाऊं? तुम्हारे देर करने और अपने दिल की बात न बताने के कारण मेरी शादी तुम्हारे बड़े भाई से हो गई। कहीं आर्य के साथ भी ऐसा ही ना हो। रमनदीप ने कहा। यह सुनकर विक्रम सिंह जी ने गहरी आह भरी। वो विक्रम सिंह ओबरॉय नहीं, आर्य सिंह ओबरॉय है। आर्य को जो चीज चाहिए होती है उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। फिर यहाँ तो बात उसके प्यार की है। देखना, जब मेरे आर्य को प्यार होगा तब वो किसी की परवाह नहीं करेगा, उसे हर हाल में अपना बना कर रहेगा। उनकी बात सुनकर रमनदीप का चेहरा उतर गया। इतने में आर्य भी घर आ गया। उसे देखते ही मायरा ने एकदम से कहा, अरे आर्य भाई आप आ गए। आर्य को पहले तो हैरानी हुई मायरा और शौर्य को साथ देख, फिर उसने शक भरे लहजे में पूछा, क्यों, आज भी तुम लोगों का कोई प्लान है क्या? आप इस तरह हम पर इल्जाम नहीं लगा सकते। शौर्य ने सकपका कर कहा। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले मायरा बीच में बोल पड़ी, और क्या प्रूफ है आपके पास कि ये किसने किया है? मुझे कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। हम तीनों में एक दूसरे के लिए प्यार तो है नहीं, फिर अचानक किस खुशी में तुम दोनों साथ खड़े हो, यही साबित करने के लिए काफी है। आर्य ने सख्ती से कहा। उसकी बात सुनकर शौर्य और मायरा की नजरें झुक गई। अपनी बात कहकर आर्य वहाँ से वापस जाने लगा। तभी आशुतोष वहाँ आ गए। आर्य को आया देख उन्होंने कहा, आज की पार्टी बर्बाद नहीं होनी चाहिए आर्य, और आज दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते वक्त भी इतना सोच लेते। ये कहकर आर्य ने एक जलती हुई नजर उन पर डाली और सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। रुको आर्य, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। आशुतोष ने उसे रोकने के लिए आवाज लगाई, लेकिन आर्य ने मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। वो जिस तरीके से गया था उससे साफ था कि उसे इन सबसे काफी तकलीफ पहुंची थी। आर्य के जाते ही आशुतोष वहाँ से अपने कमरे में वापस चले गए। उनके जाते ही मायरा ने धीमी आवाज में कहा, बड़े कोल्ड बनते हैं सबके सामने, देखा ना कितना बुरा लग रहा है अंदर ही अंदर। रमनदीप वहीं खड़ी खड़ी ये सब सुन रही थी। उन्होंने विक्रम जी से कहा, तुम्हारी वजह से आर्य को इतना सफर करना पड़ रहा है विक्रम। वो इस लायक है कि उसे ये सब झेलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसे इन झूठे रिश्तों के बंधन से आजाद क्यों नहीं कर देते? आज पहली बार मुझे भी तुम्हारी बात सही लग रही है। अब तक मुझे लगता था कि तीनों बच्चे साथ रहेंगे, तो आज नहीं तो कल इनके बीच प्यार पनप जाएगा। मुझे नहीं लगता था शौर्य और मायरा के दिल में आर्य के लिए इतनी नफरत है। विक्रम सिंह जी ने जवाब दिया, अभी भी देर नहीं हुई है। आर्य की शादी करके उसे वापस उसके घर में शिफ्ट कर दो, ताकि वो चैन से जी सके। रमनदीप जी ने सुझाव दिया। विक्रम सिंह जी ने उनकी बात पर हामी भरते हुए कहा, मैं उससे इस बारे में बात करता हूँ। विक्रम सिंह जी से बात करने के बाद रमनदीप वहाँ से जा चुकी थी। वहीं विक्रम सिंह जी आर्य के लौटने का इंतजार कर रहे थे। आज जो भी हुआ उसकी वजह से वो काफी परेशान थे। घर का माहौल भी काफी तनावग्रस्त था। पार्टी में जो भी हुआ उसे आर्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे अचानक घुटन सी होने लगी और वो उल्टे पैर वापस लौट गया और गाड़ी में बैठकर घर से निकल गया। पता नहीं क्यों मैं छोटे रिश्तों की आस में रहता हूँ। आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। कोई इतना कैसे कर सकता है? मुझे दादू की वजह से उस घर में जाना पड़ता है, जबकि मैंने उन्हें बोल दिया कि मेरा उन लोगों के बीच दम घुटता है। आर्य गाड़ी चलाते हुए खुद से बातें कर रहा था। वो काफी तेज गति से गाड़ी चला रहा था। अचानक उसके सामने एक बड़ा ट्रंक आया, जिससे उसकी गाड़ी भिड़ते भिड़ते बची। आर्य ने अपनी गाड़ी को साइड में पार्क किया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। काम डाउन आर्य, खुद पर कंट्रोल रखो और इन सबसे दूर रहो। वो खुद को शांत करने की कोशिश में लगा था। तभी उसकी नजर गाड़ी के अंदर लटके एक शो पीस पर गई, जो कि रंग बिरंगे पंखों से बना था। उसे देखने के बाद आर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। एक तुम ही हो जो मुझे शांत कर सकती हो। मेरे गुस्से में, मेरे टूटने पर, मेरे अकेले फील करने पर, इन सब में तुमने मुझे संभाला है और आज इस काबिल बनाया है। तुम्हारा प्यार ही है जो मुझे इतनी ताकत देता है। तुम मेरी जिंदगी हो। पिछले 2 दिनों से तुमसे मिला नहीं हूँ, शायद तभी मैं इतना परेशान हूँ। अब मुझे तुमसे मिल लेना चाहिए। उस पंखों वाले शोपीस को देखते ही आर्य का गुस्सा एक पल में छू हो गया और वो जिसके बारे में बात कर रहा था उससे मिलने के लिए चल पड़ा।
काफी देर ड्राइव करने के बाद आर्य की गाड़ी लंदन से कुछ दूर बसी एल्विन विलेज में मौजूद थी। वो गाड़ी के अंदर बैठे उस घर को देख रहा था। उसे देखते हुए उसकी आंखें नम हो गई। आई विश कि मैं हमेशा की तरह तुमसे इस घर में मिल पाता। आर्य ने इतना ही कहा और अपनी गाड़ी को फिर से स्टार्ट किया। आगे जाते हुए रास्ते में उसे फूल वाला दिखाई दिया तो उसने एक व्हाइट लिली का बुके लिया और उसे लेकर आगे चल दिया। कब्रिस्तान के पास जाकर उसने गाड़ी रोक दी। आई लव यू एली। बुदबुदाते हुए उसने वो बुके एक कब्र पर रख दिया जिस पर एली हैरिंगटन लिखा था। इसी के साथ आर्य की आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। जो आर्य सिंह ओबरॉय लोगों के सामने एक सख्त और स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन था, वही एली की कब्र के पास बेबस बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। कैसी हो तुम बेबी? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुमने भी? तुम मुझे क्यों मिस करोगी? अगर तुम्हें मेरी फिक्र होती तो तुम कभी मुझे छोड़कर जाती नहीं। तुमने मुझे इस लायक बनाया कि मैं दुनिया में हर चीज को पा सकूं। लेकिन जब तुम्हें पाने की बारी आई तो तुम ही मुझे छोड़कर चली गई। ऐसा क्यों है? क्यों मैं तुम्हें अपने पास वापस नहीं ला सकता पहले की तरह गले लगाकर? आर्य अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे और वो वहाँ बैठकर रोने लगा। मैंने अपनी लाइफ में जिससे भी प्यार किया वो मुझे छोड़कर चला गया। पहले मॉम और फिर तुम भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। एक बार भी मेरे बारे में ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। एली की कब्र पर बैठकर आर्य अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा था। जो बातें वो किसी से नहीं कह पाता था वो वहाँ एली की कब्र के पास उसे बता रहा था। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी और हल्की हल्की बर्फ भी गिर रही थी। इतनी ठंड में भी आर्य को किसी बात का ख्याल नहीं था। वो एली की कब्र के पास बैठकर इस तरह बातें कर रहा था मानो वो उसके बिल्कुल पास बैठी हो। आर्य अपना दिल हल्का करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड एली की कब्र पर आया हुआ था। वो वहाँ पर बैठकर अपने दिल की बातें कर रहा था। वहाँ काफी देर बैठे रहने के बाद वो वहाँ से उठा और उसी घर में आया जहाँ कभी एली रहती थी। घर दिखने में काफी छोटा था लेकिन काफी खूबसूरत थी। ठंड होने की वजह से उसके छत और आसपास के इलाकों पर बर्फ जमी हुई थी। आर्य ने घर का दरवाजा खोला तो सारी चीजें वैसी की वैसी रखी हुई थी जैसे किसी वक्त में एली उन्हें रखती थी। सामने की दीवार पर एली और आर्य की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी जिसमें एली ने आर्य के कंधे पर सिर रखा था। उसे देखने के बाद आर्य के चेहरे पर उदासी भरी मुस्कुराहट थी। आई मिस यू सो मच। वो उसे देखकर बोला और आगे गया। घर ज्यादा बड़ा नहीं होने की वजह से लिविंग रूम में ही एक कोने में छोटी सी डाइनिंग टेबल रखी हुई थी। उसके पास एक छोटा सा किचन बना था और सामने की तरफ एक बड़ा कमरा था। आर्य वहाँ कमरे में गया और सामने रखी अलमारी को खोला। उसमें एली का सामान रखा हुआ था। सब कुछ वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। मेरी तरह इन्हें भी तुम्हारे आने का इंतजार है एली। जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी ये उम्मीद टूटने वाली है, लेकिन फिर भी दिल में तुमसे फिर से मिलने की उम्मीद आज भी कायम है। आर्य ने अलमारी में रखे एली के सफेद स्कार्फ को निकालकर अपने चारों तरफ लपेट लिया। वो उसे उसके पास होने का एहसास दे रहा था। उसके बाद वो किचन में आया और सामान निकालकर कुकिंग करने लगा। मुझे आज भी याद है मेरे आने पर तुम मेरे लिए पैनकेक्स बनाती थी। खुद से बातें करते हुए वो एली की तरह पैनकेक बना रहा था। वो इस तरह बातें कर रहा था जैसे एली उसके पास बैठी हो। जानती हो एली, आज भी मेरी फैमिली बिल्कुल नहीं सुधरी। डैड अपने साथ फिर से एक लड़की को खड़ लिया है और उससे शादी करना चाहते हैं। उस पर मेरे सो कॉल्ड सिबलिंग्स मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। दादू की वजह से मुझे वहां जाना पड़ता है। तुम कहती थी ना एक दिन मेरी फैमिली आपसी दुश्मनी भूलकर एक साथ प्यार से रहेंगी, और मैं कहता था ऐसा कभी नहीं होने वाला। देख लो, हर बार की तरह तुम गलत प्रूफ हुई और मैं सही। कहकर आर्य हंस पड़ा। उसने अपने लिए नाश्ता बनाया और बाहर रखी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने लगा। उस बड़े से घर से ज्यादा अपनापन और सुकून मुझे तुम्हारे घर पर महसूस होता है। सोच रहा हूँ यहीं तुम्हारे साथ आकर रहने लगूं। बस दादू को इसके लिए मनाना पड़ेगा। आर्य वहाँ बैठकर नाश्ता करते हुए खुद से बातें कर रहा था। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। आर्य वहीं पर बैठा था। अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। आर्य को वहाँ देखकर उसने उसे सलाम किया और फिर कहा, आप यहाँ आ रहे थे तो पहले बता देते सर। बताने का मौका ही नहीं मिला। वैसे आपने मेरे घर को काफी अच्छे से रखा है अंकल। आज मैं यहाँ एक टीम भेजूंगा जो यहाँ का सामान मैनेज कर सके। मैं अब से यही रहूंगा। आर्य ने कहा। इतने छोटे घर में आप कैसे रहेंगे सर? उस सर्वेंट ने हैरानी से पूछा। ये घर भले ही छोटा है पर यहाँ मेरी एली की यादें हैं। आगे कुछ समझाने की जरूरत नहीं होगी। टीम कुछ देर में पहुंच जाएगी, आप संभाल लीजिएगा। सर्वेंट ने उसकी बात पर हामी भरी। आर्य उसे सारी बात समझाने के बाद वहाँ से निकल गया। अगली सुबह शिवी सोकर भी नहीं उठी थी कि तभी नील कमरे में दाखिल हुआ। उठो और तैयार हो जाओ, हमें घर पहुंचना है। शिवी ने हड़बड़ाहट में उठते हुए कहा, हाँ रुक जाओ और बाहर निकलो यहाँ से, मैं रेडी होकर आती हूँ। उसका कोई फायदा नहीं है, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। नील ने उसे परेशान करने के लिए कहा। और तुम भी कितना भी अच्छे होने का दिखावा कर लो, अंदर से तुम कैसे हो मैं अच्छे से जानती हूँ। शिवी ने मुंह बनाकर जवाब दिया। चलो सूजी चलते हैं। वैसे भी इस बंदरिया से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। नील अपनी पालतू बिल्ली सूजी को पुचकारते हुए वहाँ से ले गया। शिवी जल्दी से नहाकर बाहर आई और जल्दी जल्दी में कपड़े पहनकर बाल बनाए। नील बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। उसने शिवी की तरफ देखा तो उसने उसकी तरफ देखकर मुंह बनाया। मैंने कहा ना तुम कुछ भी कर लो लेकिन फिर भी ऐसी ही लगोगी। 1.5 घंटे बाद बाहर आई हो लेकिन फिर भी कोई चेंज नहीं। अगर मेरी मानो तो तुम्हें अपने लंबे बालों को कटवा लेना चाहिए। तुम्हें ड्रेसिंग सेंस चेंज करने की जरूरत है। आई नो यहाँ पर बहुत सर्दी है बट इतने सारे कपड़े कौन पहनता है? और तुमने जो ये लूज आउटडेटेड स्वेटर पहन रखा है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शिवी को देखने के बाद नील उसके लुक की बुराइयां कर रहा था और उसे सुधारने के लिए सुझाव दे रहा था। शिवी ने अपना वही बड़ा सा पिंक स्वेटर पहना था। नील के इस तरह कहने पर उसका चेहरा उतर गया और उसने बुझी हुई आवाज में कहा, ये मेरे पापा ने मुझे दिलाया था। साइज में बड़ा होने की वजह से फ्यूचर में पहनने के लिए रख दिया था। तुम अपने डैड से इतनी कनेक्टेड हो, ये अच्छी बात है, पर रोजाना इसे पहनने की कोई जरूरत नहीं होती। शिवी का उतरा हुआ चेहरा देखकर नील ने बड़ी नरमी से जवाब दिया,
इसे पहनने के बाद मैं उन्हें खुद के करीब महसूस करती हूँ। शिवी ने फिर बात बदलते हुए कहा, हमें पहले काफी देर हो गई, अब हमें निकलना चाहिए। शिवी ने टॉपिक को ज्यादा खींचना जरूरी नहीं समझा और अपना बैग लेकर बाहर की तरफ जाने लगी। नील भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। दोनों गाड़ी में बैठकर नील के घर जाने के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद दोनों गाड़ी से उतरकर घर के गेट तक पहुंचे। शिवी का दिल अजीब सी घबराहट से भरा हुआ था। नील के डैड मिस्टर जिम वॉटसन ने उन दोनों को सुबह बुलाया था। नील और शिवी वहां पहुंचे तब तक दोपहर हो चुकी थी। वो दोनों वॉटसन मेंशन के आगे खड़े थे। अंदर जाने से पहले नील ने शिवी से कहा, पता नहीं डैड ने क्यों बुलाया, लेकिन मैं तुम्हें पहले वार्न कर रहा हूँ, इस बार कोई गड़बड़ मत करना। हाँ हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। शिवी ने उसकी बात का जवाब दिया। वो दोनों एक साथ अंदर गए। शिवी की मां नंदिनी उनके आने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने महंगा ऑफिस सूट पहना था और बालों को कसकर पोनी टेल में बांध रखा था। जिम के काम में वो भी उनकी मदद करती थी। उन दोनों को वहां देखते ही नंदिनी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ी। शिवी को लगा कि वो उससे गले लगने के लिए बढ़ रही है, लेकिन जब नंदिनी ने आगे आकर नील को गले लगाया तो शिवी का चेहरा उतर गया। आई मिस्ड यू सो मच बेटा। आई होप शिवी ने तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं किया होगा। नंदिनी उससे अलग होकर बोली, बिल्कुल नहीं मॉम, इनफैक्ट अब तो हम दोनों की काफी अच्छी बनने लगी है ना शिवी? नील ने शिवी की तरफ देखकर पूछा। जवाब में शिवी ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके हाँ कहते ही नंदिनी उसके पास आई और उसके गाल को सहलाकर बोली, मुझे जानकर खुशी हुई कि तुम अपना बिहेवियर बदल रही हो शिवी, एंड आई एम सो सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे कॉलेज नहीं आ सकी। मुझे पहले पता होता तो मैं अपने प्लान्स कैंसिल कर देती। हाँ माँ, मैं सब समझ रही हूँ और काफी अच्छे से, शिवी ने नम आंखों से जवाब दिया। तभी जिम वहां आ गए। तुम दोनों को यहाँ देखकर काफी खुशी हो रही है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम दोनों ही लेट हो? कहीं आने के लिए दोनों झगड़ा तो नहीं कर रहे थे? जिम ने उन दोनों की तरफ देखकर पूछा। बिल्कुल नहीं, नील और शिवी एक साथ बोली। उनके एक साथ जवाब देने पर जिम ने हंसकर कहा, लगता है अब सच में तुम दोनों की अच्छी बनने लगी है। चलो आओ आकर साथ में लंच करते हैं। शिवी मन ही मन सोच रही थी, कब बताएंगे कि क्यों बुलाया है यहाँ। इतने में जिम ने कहा, शिवी बेटा कांग्रेचुलेशंस, आई विश मैं सेरेमनी को अटेंड कर पाता। शिवी बोली, कोई बात नहीं। जिम बोली, इसी खुशी में मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया। एक बात और है, आज मुझे और नंदिनी को मिले पूरा 1 साल हो गया। ये सुनते ही शिवी के गले में कुछ अटक सा गया, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल कर लिया और मुस्कुराने लगी। मगर नील को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपने मन में कहा, डिग्री तो मुझे भी मिली थी, पर डैड ने इस बारे में बात तक नहीं की। कांग्रेचुलेट करना तो दूर की बात है। भाड़ में गया अच्छा बिहेवियर, मुझे रहना ही नहीं है इस घर में। जिम के इस बर्ताव पर नील को काफी गुस्सा आया। उसने शिवी की तरफ देखा जो सब सही होने का दिखावा कर रही थी। नील ने जूस लिया और उसे शिवी के मुंह पर फेंक दिया। उसकी इस हरकत पर शिवी सहित नंदिनी और जिम भी उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। नील, ये क्या बदतमीजी है? जिम उस पर गुस्से में चिल्लाए, इससे गलती से हो गया होगा, आप अपने गुस्से को काबू में रखिए। आपने देखा ना, दोनों बच्चे आपस में काफी घुल मिल गए हैं और अब तो एक दूसरे के साथ अच्छे से। नंदिनी नील का पक्ष लेने की कोशिश कर रही थी। तभी जिम ने उसकी बात काट कर कहा, ये नील कभी सुधर नहीं सकता, नहीं सुधर सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा शिवी, अब तक तुम चुप क्यों? तुम मेरे बता क्यों नहीं देती कि मैं इन्हें तुम्हारे खाना खाने की जो भी फोटोज भेजता था वो सब फेक थी। हम तो ज्यादातर टाइम घर से बाहर बिताते थे, एक साथ एक घर में रहना तो दूर, हमें तो एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। नील शिवी की तरफ देखकर बोला। उसने इशारे से शिवी को उस सब को कंटिन्यू करने के लिए कहा। नील के अचानक बदले इस बर्ताव को देखकर शिवी ने सोचा, यहाँ आने से पहले तो बार बार एक ही रट लगा रखी थी, सब कुछ अच्छे से करना है, अब इसे क्या हो गया? वैसे भी मुझे क्या, मैं इस ड्रामे को कंटिन्यू करती हूँ। वैसे भी इस घर से भागने की बजाय वहां से भागना ज्यादा आसान रहेगा। शिवी ने नील का साथ देते हुए कहा, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, इसने मुझे आने से पहले डराया था कि सब कुछ अच्छा होने का दिखावा करना। शिवी, ये तुम क्या बोल रही हो? नंदिनी ने उसे आंखें दिखाकर कहा, अब जो होना था सो हो गया, बहुत हो गई इसकी मनमानियां। इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। अब से ये शिवी के साथ ही रहेगा, वो भी उसी घर में। मैं घर में सीसीटीवी लगवा दूंगा और उसका पूरा हैंडल मेरे पास रहेगा। अब 24 घंटे मैं तुम पर नजर रखूंगा कि तुम इसका ख्याल रख रहे हो या नहीं। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जिम ने गुस्से में कहा। पिछली बार की तरह उन्होंने नील को फिर सजा सुना दी, लेकिन इस बार की सजा कुछ ज्यादा ही सख्त थी। इसके बारे में खुद नील और शिवी ने भी नहीं सोचा था। सीसीटीवी? लेकिन उसकी क्या जरूरत है अंकल, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। शिवी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। जिम ने उसकी बात ना मानते हुए कहा, तुम इसकी साइड लेना बंद करो शिवी। ऑलरेडी नंदिनी काफी है इसकी गलतियों को छुपाने के लिए। मैं भी देखता हूँ अब ये तुम्हें कैसे तंग करता है। एक बार समझने की कोशिश तो कीजिए जिम, दोनों बच्चे हमारे हैं, वो हमारे साथ इस घर में रह भी लेंगे तो क्या। नंदिनी अपनी तरफ से जिम को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिम ने उसकी एक नहीं सुनी। वो बिना उसकी बात का जवाब दिए वहां से चले गए। मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, कहकर नंदिनी भी उसके पीछे पीछे चली गई। नील की इस हरकत पर शिवी उसकी तरफ गुस्से में देख रही थी। उधर आर्य आज काफी देर से अपने ऑफिस पहुंचा था। जैसे ही उसने गाड़ी पार्क की, सामने से एक और बड़ी लग्जूरियस गाड़ी आकर रुकी। उसे देखकर आर्य वहीं रुक गया। उसमें से एक लड़की निकली जिसने स्टाइलिश ऑफिस सूट पहन रखा था और आंखों पर काला ब्रांडेड चश्मा लगा रखा था। वो भी उसकी तरह इंडियन थी। उसकी फुल वेस्टर्न लुक पर नाक में पहनी नोज रिंग काफी कूल लग रही थी। उसे देखते ही आर्य ने दूर से ही हाथ हिलाकर हेलो कहा। उसके ऐसा करने पर लड़की ने मुंह बनाया और उसके पास जाकर बोली, केम छो? ध्वनि, तुम्हें कितनी बार कहा ऑफिस में गुजराती मत बोला करो। उसके गुजराती बोलने पर आर्य चिढ़कर बोला। उसका नाम ध्वनि था। आर्य के टोकने पर ध्वनि ने मुंह बनाकर जवाब में कहा, ए, तू हमारे से ऐसे बात मत किया कर। तुम्हारे को पता है ना, मैं भी इस कंपनी में हिस्सेदार हूँ। भले ही हम दोनों दोस्त हो, लेकिन बिजनेस में पार्टनर की इक्वल रिस्पेक्ट की जाती है।
उसके हिंदी बोलते वक्त काफी हद तक गुजराती एक्सेंट निकल रहा था। आर्य ने आगे कुछ नहीं कहा और दोनों एक साथ ऊपर जाने लगे। ध्वनि आर्य की एकमात्र दोस्त थी। दोस्त होने के साथ दोनों बिजनेस पार्टनर भी थे। कुछ ही देर में दोनों लिफ्ट से अपने फ्लोर पर पहुंचे। ध्वनि अपने ऑफिस में जाने के बजाय आर्य के साथ उसके कैबिन में जाने लगी। उसके ऐसा करने पर आर्य की असिस्टेंट जेनी जल्दी से उसके पास आई और कहा, ध्वनि मैम, कुछ देर में सर की इंपॉर्टेंट मीटिंग है। फिलहाल मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है, जो तुम्हारी मीटिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनी से बात करते वक्त ध्वनि का एक्सेंट इंडियन ब्रिटिश था। जेनी के साथ ठीक से बात करने की वजह से आर्य उसकी तरफ घूर कर देख रहा था। ध्वनि ने उसको साइड किया और कैबिन के अंदर जाकर आर्य की चेयर पर बैठ गई। आर्य भी उसके पीछे पीछे आया और अंदर आने के बाद कैबिन लॉक किया। क्या हुआ ध्वनि, कौन सी इंपॉर्टेंट बात करनी थी? आर्य ने पूछा। ये सुनते ही ध्वनि के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। ध्वनि आर्य के साथ उसके कैबिन में थी। ध्वनि आर्य से कुछ जरूरी बात करने के लिए उसके कैबिन में आई थी, लेकिन कुछ बोलने की बजाय चुपचाप बैठ उसके सामने बैठी थी। उसके कुछ ना बोलने पर आर्य इरिटेट होकर बोला, प्लीज जल्दी बोलो यार, इस तरह सस्पेंस क्रिएट मत क्या करो। मैं थोड़ा फील लाने की कोशिश कर रही थी। चल छोड़, कहकर ध्वनि ने अपने चेहरे के भाव सामान्य किए और जल्दी से बोली, मैं 2 दिन के लिए बाहर क्या गई? तूने तो बिजनेस के डिसीजन खुद लेने शुरू कर दिए। जानती हूँ ये कंपनी तेरी है और 5% की हिस्सेदारी मेरी भी है। आखिरी फैसला तेरा होता है, लेकिन कोई डील करने से पहले कम से कम बताने का फर्ज तो बनता है ना तेरा। ध्वनि ने एक सांस में अपनी सारी बात बोल दी। मैंने तुम्हें अपनी हर डील के बारे में बताया, फिर तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? मैंने कौन सी डील तुमसे बिना पूछे कर ली? आर्य ने हैरानी से पूछा। जब तू ये अनजान होने का नाटक करता है तब मुझे और भी कड़वा लगता है। तूने इंडियाना कैफे खरीद लिया और एक बार भी नहीं बताया। ये तो कल रात तेरी असिस्टेंट जेनी पेनी से इस बारे में पता चला। मैंने ये भी पता लगाया वो कैफे घाटे में चल रहा है और तू घाटे का सौदा कैसे कर सकता है? हाँ जानता हूँ, लेकिन उसे ग्रो करना भी हमारा काम है। डोंट वरी, हम उसे संभाल लेंगे। आर्य ने लापरवाही से जवाब दिया। ऐसे कैसे संभाल लेंगे? अब क्या कपड़े बनाते बनाते किचन में खाना बनाने जाएंगे? देख, एक गुजराती सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने धंधे में घाटे का सौदा कभी नहीं। ध्वनि ने कहा। ध्वनि के पूछने पर आर्य ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। मैं अपनी ईगो में कई बार फायदे और नुकसान का नहीं सोचता। हे आया बड़ा ईगो वाला। देख, ये तेरी ईगो बीगो तू अपने घर तक ही रखा कर, मेरे बिजनेस तक लाने की जरूरत नहीं है। ध्वनि, ये बिजनेस मेरा है और एज अ फ्रेंड मैंने तुझे 5% शेयर दे रखे क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की थी। आर्य ने शांति से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर ध्वनि ने इमोशनल चेहरा बनाया और कहा, हमारे बीच तेरा मेरा कब से हो गया? कर दिया ना तूने मारे को बेगाना। ध्वनि, ड्रामा मत कर। आर्य ने आंखें दिखाकर कहा। हाँ तो क्या हो गया? देख, जब तुझे बिजनेस शुरू करना था, सब कुछ अपने दम पर खड़ा होना था, तब मैं तेरी इकलौती दोस्त थी। तेरी मदद करने के लिए मैंने मारे बापू के पैसों से गपला करके तुझे पैसे ला कर दिए। बदले में तूने सिर्फ 5% शेयर भी दिए, तो क्या हो गया? ध्वनि मुंह बनाकर बोली। आर्य ने तुरंत जवाब दिया। उस वक्त उन 5% शेयर की कोई कीमत नहीं रही होगी, लेकिन आज वही 5% शेयर कितने कीमती हैं तुझे अच्छे से पता है। और हाँ, तेरे बापूजी के घपले के पैसे मैंने सूद समेत उन्हें लौटा दिए थे, वो भी 3 बार। देख, अब इस गुजराती एक्सेंट में बात करना बंद कर, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है। हाँ बस कर तू, यहाँ लोगों के सामने कितना भी बंठन कर रह लो, लेकिन घर पर वही गुजराती सूट पहनती हूँ, ढोकला और थेपला खाती हूँ, गुजराती भी बोलती हूँ। ध्वनि लगातार बोले जा रही थी। आर्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, बस कर मेरी माँ, तुम लड़कियां इतना बोलती क्यों? एक वो थी और अब एक तुम हो गई। अब तो अपने कैबिन में जा, मुझे अपना काम करने दे। आर्य ध्वनि का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जा रहा था। ध्वनि अपनी जगह पर अड़कर खड़ी हो गई। उसने आर्य का हाथ झटक कर कहा, अभी तूने क्या कहा? वो थी? कौन वो? कौन थी? वो वही थी जिसे सबक सिखाने के लिए मैंने इंडियाना कैफे खरीदा था। अगर तेरी छानबीन हो गई है तो यहाँ से निकल। आर्य फिर से ध्वनि को वहाँ से बाहर निकालने लगा। एली के जाने के बाद उसने इतने वक्त बाद आर्य के मुंह से किसी लड़की का जिक्र सुना था। वो इस बात को बीच में जाने नहीं दे सकती थी। ध्वनि बाहर जाने के बजाय दौड़कर अंदर चली गई और आर्य की चेयर पर बैठ गई। अब तो मैं इस कैबिन से तभी बाहर जाऊंगी जब तू पूरी बात मुझे बताएगा। इतनी खास है क्या वो, जो उसके लिए पूरा कैफे खरीद लिया? ध्वनि आर्य को गलत समझ रही थी। उसकी बात सुनकर आर्य हंसा और फिर जवाब में कहा, वेट अ मिनट, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। वो लड़की कोई खास बात नहीं है, मैंने तो उससे बदला लेने के लिए उस कैफे को खरीदा था। आर्य सिंह ओबरॉय के साथ बदतमीजी कर रही थी। जिस कैफे में उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मैंने उसे खरीद कर उसका वहां आना ही बंद करवा दिया। उसे भी तो पता चले आर्य सिंह ओबरॉय किस चीज का नाम है। आर्य की बात सुनकर ध्वनि का चेहरा उतर गया। जब तेरी आंखों के आगे से आर्य सिंह ओबरॉय नाम का चश्मा हट जाए तो बाकी लोगों को समझने की कोशिश कर लेना। ध्वनि ने इतना ही कहा और आर्य के जवाब का इंतजार किए बिना वो वहाँ से अपने कैबिन में चली गई। आर्य ने उसकी बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। उधर नील और शिवी दोनों वापस अपने घर जा रहे थे। नील गुस्से में होने की वजह से काफी रफ ड्राइविंग कर रहा था। देखो नील, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं तुम्हें कब से पूछ रही हूँ और तुम हो कि कुछ बता ही नहीं रहे। आखिर तुमने वो सब क्यों किया? शिवी बार बार नील से उसके बर्ताव का कारण पूछे जा रही थी। नील ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप गुस्से में गाड़ी चला रहा था। जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा? क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तुम्हें अचानक गुस्सा आ गया? और शिवी बोल रही थी, तभी नील ने झटके से गाड़ी रोकी। चलिए प्लीज शट अप, तुम्हें दिख नहीं रहा मेरा दिमाग ऑलरेडी इतना खराब है, ऊपर से तुम बकबक किए जा रही हो। नील गुस्से में उस पर चिल्लाया। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी क्या गलती थी जो तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? मेरे लिए भी सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था। शिवी ने जवाब दिया। देखो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज चुप हो जाओ।
मैं घर जाकर तुम्हें सब बता दूंगा। नील ने कहा और फिर से गाड़ी ड्राइव करने लगा। इस बार शिवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। लगभग 2 घंटे बाद नील और शिवी अपने अपार्टमेंट में पहुंचे। वहां जाते ही नील ने गाड़ी पार्क की और अपने फ्लैट पर पहुंचकर सीधे अपने कमरे में घुसा। उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया। शिवी उसके पीछे दौड़ कर आई और दरवाजा बाहर से खटखटाने लगी। तुमने कहा था कि घर जाकर सब कुछ बता दोगे, प्लीज बताओ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम इतना ब्रोकन फील कर रहे हो? शिवी ने दरवाजा खटखटाकर पूछा। अंदर से नील ने कोई जवाब नहीं दिया। शिवी वहीं पर बैठ गई। वो अच्छे से जानती थी नील का बिहेवियर काफी इमोशनल था। वो अपने डैड को लेकर भी बहुत पॉसेसिव था। आज उसने जो भी किया वो नॉर्मल नहीं था। ठीक है, हम दोनों की नहीं बनती, पर ये अपने डैड से बहुत प्यार करता है। पिछली बार जब मिस्टर वॉटसन ने इसे पनिशमेंट दी थी तब भी नील ने इतना ज्यादा गुस्सा नहीं किया था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो नील इतना भड़क गया कि उसने घर छोड़ने के लिए ये सब किया? शिवी ने अपने मन में कहा। वो नील के बर्ताव से काफी हैरान थी। शिवी अपने ख्यालों में खोई थी। बाहर से कोई आवाज नहीं आने की वजह से नील को लगा शिवी वहां से चली गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो शिवी अभी भी दरवाजे के आगे खड़ी थी। उसे देखकर नील फिर से दरवाजा बंद करने को हुआ, लेकिन शिवी झट से कमरे के अंदर आ गई। उसके बाद वो बोली, प्लीज नील, हमें बात करनी चाहिए। शिवी बोले जा रही थी, तभी नील ने उसे चुप रहने का इशारा किया। वो काफी उदास था। नील वहां लगे बेड पर बैठा और धीमी आवाज में बोला, तुम्हें MBA की जगह एक्टिंग कोर्स करना चाहिए। पता नहीं कैसे तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो और मुझसे क्यों नहीं होता। नील की आवाज से लग रहा था मानो वो अभी रोने वाला ही हो। शिवी उसके पास में बैठी और उसका हाथ सहलाते हुए कहा, क्या करूं, अभी एक्टिंग करने की आदत हो गई है। बोलते वक्त उसकी भी आवाज भारी हो गई और पलकें भीग गई। अब उसे नील के इस बर्ताव का कारण समझ आ गया था। उसने फिर कहा, अगर तुम गुस्सा नहीं करते तो आज हम दोनों वहां पर होते। मैंने अपने इमोशंस को काफी अच्छे से काबू किया था। यहाँ जाने से पहले सोचा था कि माँ मुझे देखते ही गले लगा लेंगी। मुझे भी लगा था कि डैड मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही करेंगे। तुम्हें जानकर हैरानी होगी शिवी, लेकिन उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि मुझे डिग्री कब मिली थी। नील का दर्द शिवी के सामने आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। शिवी ने उसको शांत करने के लिए उसके कंधे पर सिर रखा और पीठ पर सहला कर कहा, क्या हुआ जो हम रियल सिबलिंग्स नहीं है? सिमिलैरिटीज तो दोनों में इतनी है जैसे दोनों एक साथ पैदा हुए हो। नील ने तुरंत खुद को संभाला और शिवी से थोड़ा दूर खिसका। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और कहा, डोंट वरी, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तुम तो जानती हो कि मैं कई बार ओवर इमोशनल हो जाता हूँ। हाँ, तुम्हारी ये आदत मुझे अच्छी लगती है, पर अपने बिहेवियर को थोड़ा काबू में रखा करो, दूसरे इसका फायदा उठा सकते हैं। शिवी की बात सुनकर नील ने हल्का हंसकर कहा, हाँ, जैसे पिछली बार तुमने उठाया था अपनी इमोशनल कहानी सुनाकर मुझे अपने प्लान में शामिल किया, और इसी चक्कर में मैंने तुम्हारे इंडिया जाने की सारी तैयारियां कर दी थी। वो तो एन मोमेंट पर हम दोनों पकड़े गए और नील अपनी बात पूरी करने के बजाय चुप हो गया। उसके बाद शिवी और नील दोनों एक साथ हंसे। शिवी ने आगे कहा, मुझे लगा कि मैं मॉम से उसके बाद कभी नहीं मिल पाऊंगी। अपनी बेवकूफी में जाने से पहले मैं उनके पास मिलने गई और बातों ही बातों में मेरे मुंह से पापा से मिलने की बात निकल गई। वैसे तुम्हारे डैड को भी ये पता लगाते ज्यादा टाइम नहीं लगा कि मेरी मदद तुमने की थी। तुम्हारे इंडिया जाने से याद आया, क्या तुम्हारे डैड कैसे हैं? नील के अचानक पूछने पर शिवी थोड़ा हड़बड़ा गई। उसने खुद को सामान्य किया और जवाब में कहा, सिद्धांत उनका केस देख रहा है। मुझे उम्मीद है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिद्धांत, वही जो कल आया था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? नील ने हल्के तरीके से पूछा। उसके पूछने पर शिवी ने उसकी तरफ घूर कर देखा और जवाब में कहा, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, नॉट बॉयफ्रेंड। स्कूल में मुझसे सीनियर था, लेकिन फिर भी हमारी दोस्ती हो गई थी। शिवी ने बात बदलने के लिए आगे कहा, मेरा छोड़ो और अपना बताओ, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में तुम क्या करने वाले हो? अब तो तुम अपने डैड के साथ नहीं रहोगे, फिर उससे मिलना कैसे मैनेज करोगे? हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वैसे सोच रहा हूँ तुम्हारे आइडिया पर काम करूँ। अगर वो सच में मुझसे प्यार करती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कैसे भी घर में रहूँ। नील के बताने पर शिवी ने कहा, हाँ आइडिया अच्छा है, तो इस पर काम कर सकते हो। फिर तुम उसे इस बारे में कब बताने वाले हो? सोच रहा हूँ कल परसों तक उसे यहाँ बुला लूँ, वो ये घर भी देख लेगी और यहाँ आकर सेटल भी हो जाएगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नील ने औपचारिकता निभाने के लिए शिवी से पूछा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वैसे भी इस घर में 2 रूम है, एक में तुम दोनों रह लेना और एक में मैं रह ही रही हूँ। लेकिन याद है ना, तुम्हारे डैड CCTV लगवा रहे हैं। हाँ सब याद है। CCTV तो क्या, अब वो खुद भी यहाँ आकर रहने लगे, फिर भी मैं उनकी नहीं सुनूंगा। ओके फिर फाइनल रहा, मैं कल डिनर पर नितारा को यहाँ बुला लूंगा। नील ने कहा। शिवी ने उसकी बात पर हामी भरी। नील का मूड सही होते ही वो फिर से शिवी के साथ रूखा बर्ताव करने का दिखावा करने लगा। उन दोनों को वहाँ आए कुछ देर ही हुई थी कि मिस्टर वॉटसन की भेजी हुई टीम वहाँ पहुँच गई। वो वहाँ पर CCTV इंस्टॉल कर रही थी। शिवी और नील चाह कर भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो दोनों चुपचाप खाना खाते हुए टीम को काम करते हुए देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आर्य काम खत्म कर निकलने ही वाला था कि फिर ध्वनि आंधी की तरह उसके कैबिन में आ धमकी, इतनी देर तक क्या कर रहा है, घर नहीं जाना? वहाँ मैंने प्लेसमेंट अनाउंस की थी, उसके पेपर साइन हो गए थे, सोचा लीगल काम जल्द से जल्द हो जाए ताकि आगे देर ना हो। आर्य ने जवाब दिया और पेपर्स ध्वनि के हवाले कर दिए। शिवनंदिनी अय्यर, ध्वनि उस पर लिखा नाम पढ़ते हुए बोली, आजकल के जमाने में इतना बड़ा नाम कौन रखता है? वैसे तुझे तो बहुत खुशी हो रही होगी कि किसी इंडियन ने टॉप स्कोर किया है। आर्य बोला, हाँ सही कहा, अगर इसके बजाय कोई ब्रिटिशर होता तो मुझे कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे काम से निकालना पड़ता। खैर अब तुम आ गई हो तो इन पेपर्स का काम करवा देना, मुझे कल दोपहर तक सारा काम रेडी चाहिए। हो जाएगा बॉस, ध्वनि ने जवाब दिया। ठीक है फिर कल मिलते हैं। आर्य वहाँ से उठा और घर जाने के लिए निकल पड़ा। ध्वनि ने वो पेपर्स उठाए और वहाँ से लॉयर से बात करने के लिए चली गई। जहाँ शिवी जॉब छोड़ने के बारे में सोच रही थी, वहीं आर्य ने आगे का लीगल वर्क करवाना शुरू कर दिया था।
रात के 11 बज रहे थे। नील अपनी गर्लफ्रेंड नितारा के साथ उसके घर गया था। शिवी के दोस्त भी उससे मिलने आए थे, तो शिवी ने जिया को अपने यहाँ ही रोक लिया था। जबकि डिनर के बाद ईशान वहाँ से जा चुका था। जिया सो चुकी थी। शिवी को नींद नहीं आने की वजह से वो अभी भी करवट बदल रही थी। कमरे की लाइट बंद थी। नींद नहीं आने की वजह से शिवी दबे पांव बाहर हॉल में आई और लाइट ऑन की। वो वहाँ लगी डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। शिवी, तू इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है? सिर्फ उसके सामने ना आने के लिए तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, जबकि अच्छे से जानती थी कि पापा की हियरिंग के लिए इंडिया जाना कितना जरूरी है। शिवी को खुद पर गुस्सा आ रहा था। अब तो भगवान से यही दुआ है कि जैसा सोचा है वैसा ही हो, और वो मेरी शक्ल देखकर मुझे काम से निकाल दे। टेंशन के मारे नींद भी नहीं आ रही। शिवी वहां से उठकर फिर से कमरे में जाने लगी। तभी उसके पेट में कुड़कुड़ होने लगी। उसने पेट पर हाथ रखकर कहा, टेंशन के मारे खाना भी ठीक से नहीं खाया और अब फिर से भूख लग रही है। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा मेरा। प्लीज इस बार कोई गड़बड़ मत कर देना, क्योंकि इस बार बात मेरी नहीं, मेरे पापा की है। उन्हें मेरी जरूरत है और उनके लिए मैं किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकती। अपनी भूख मिटाने के लिए शिवी ने अलमारी में से कुकीज का पैकेट निकाला और वहीं बैठकर खाने लगी। वो उसे खा रही थी। तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। इतनी रात में किसका कॉल होगा? इतनी रात को किसका फोन आया होगा? शिवी ने फोन चेक किया तो सिद्धांत का कॉल था। उसने तुरंत कॉल पिक किया। तुम्हें यही टाइम मिलता है क्या फोन करने का? उसने फोन उठाते ही कहा। हाँ सही कहा, मैं जस्ट फ्री हुआ ही था तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। सिद्धांत ने हंसकर जवाब दिया। और क्या होता जो मैं सो गई होती? शिवी ने पूछा। होता कुछ नहीं, बस तुम कॉल पिक नहीं करती। वैसे मुझे पता था कि तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी, तभी मैंने कॉल किया था। बोलते हुए सिद्धांत की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। शिवी भी सीरियस टोन में बोली, 3 दिन बाद पापा के केस की हियरिंग है, ऐसे में मुझे नींद आ भी कैसे सकती है? ज्यादा टेंशन मत लो, तुम्हें देखने के बाद अंकल अपना डिसीजन बदल लेंगे। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर इस बार तो काम भी मुश्किल नहीं। वैसे तुम आ रही हो ना? सिद्धांत के पूछने पर शिवी ने कुछ पल रुककर जवाब में कहा, अभी तक तो यही प्लानिंग है, लेकिन मुझसे गड़बड़ हो गई। हाँ, ये तो होना ही था। जहाँ तुम होती हो वहाँ कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है मिस अय्यर? अब जल्दी बताओ क्या किया, ताकि उसका सॉल्यूशन ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। सिद्धांत ने हल्की तरीके से पूछा। अब क्या बताऊं, बहुत लंबी कहानी है। शिवी ने अपने बालों में हाथ घुमाकर कहा। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है। इंडिया में अभी 6:30 बजे हैं, ऑफिस टाइम वैसे भी खत्म हो गया। सिद्धांत ने हंसकर जवाब दिया। तुम फिर कहोगे कि मुसीबतें चलकर मेरे पास नहीं आती, बल्कि मैं उन्हें आवाज देकर अपने पास बुलाती हूँ। उसे सब कुछ बताने से पहले शिवी ने अपने दिल की बात उसके सामने रखी। ये सच भी था। तुम्हें इतनी एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से जानता हूँ और तुम्हारी इस प्रॉब्लम से भी अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अब चलो बताओ, इस बार क्या हुआ? कुछ दिन पहले मैं एक कैफे में गई थी, जहाँ पर एक हद से ज्यादा अमीर इंसान मौजूद था। अब अमीर है तो जाहिर सी बात है कि घमंडी और एटीट्यूड तो उसमें कूट कूट कर भरा होगा। वैसे उसी से थोड़ी बहस हो गई और उसने गुस्से में उस कैफे को खरीद लिया। मैंने अपनी तरफ से डील कैंसिल कराने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी डील हो गई। बस इतनी सी बात? सिद्धांत ने कॉफी का सिप लेते हुए कहा। कोई कैफे खरीदे या बेचे, उसमें तुम्हें क्या? हाँ सही कहा, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने एमबीए में टॉप किया था। शिवी ने आगे की कहानी सुनाई। यूनिवर्सिटी में जिस स्टूडेंट ने टॉप किया है उसे एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल रहा है। मुझे भी मिला, बट अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी उसी अकड़ू इंसान की थी जिससे कुछ रोज पहले मेरी बहस हुई थी। बात यही खत्म नहीं होती, जल्दबाजी में मैंने प्लेसमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया था। सारी बात सुनने के बाद सिद्धांत बोला। हाँ, अब मैं कह सकता हूँ कि तुमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना आसान काम नहीं होता। हाँ, अगर वो खुद से तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कर दे तो बात अलग है। बस इसलिए मैं परेशान हूँ। कल उसकी कंपनी में जाऊंगी और उसे कह दूंगी कि मुझे नहीं चाहिए उसकी प्लेसमेंट। वैसे भी मुझे इंडिया आना है। कहीं ना कहीं मुझे भी यही लगता है मेरी शक्ल देखने के बाद वो मुझे काम से निकाल देगा। शिवी ने अपनी उलझन को सिद्धांत के सामने रखा। आई विश ऐसा ही हो। इस बार तुम्हारा इंडिया आना बहुत जरूरी है। इस बार फाइनल हियरिंग है। अगर इस बार भी अंकल ने अपने गुनाह को जज के सामने कबूल किया तो उन्हें सजा हो जाएगी। सिद्धांत ने बताया। बस इन सब की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। एक बार कल की मुसीबत टल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर इधर उधर की हल्की फुल्की बातचीत करने के बाद सिद्धांत ने फोन कट कर दिया। उससे बात करने के बाद शिवी को अच्छा महसूस हो रहा था। वो एक लंबे दिन के बाद काफी थक भी गई थी, इसलिए वहां से सीधे सोने के लिए चली गई। सुबह के 6 बज रहे थे। आर्य ओबरॉय मेंशन पहुंचा। वो उस दिन पार्टी के बाद से ही घर नहीं आया था। उसके दादाजी मिस्टर विक्रम सिंह ओबरॉय के अलावा किसी को उसके वहाँ होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे में किसी ने उसके बारे में ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं। आर्य अपनी गाड़ी पार्क करके ऊपर पहुंचा तो उसे अपने फैमिली मेंबर्स में से कोई दिखाई नहीं दिया। थैंक गॉड कोई नहीं है, वरना सुबह सुबह मूड खराब हो जाता। आर्य ने खुद से कहा और ऊपर अपने कमरे में जाने लगा। तभी उसे सामने से कैरन आती हुई दिखाई दी। कैरन ने जब देखा आर्य उसकी तरफ देख रहा है तब उसने हल्की स्माइल दी। आर्य ने अपना चेहरा घुमा लिया और उसे इग्नोर करके अपने कमरे में पढ़ने लगा। उसके कोई रिस्पांस नहीं देने पर कैरन तेज कदमों से चलती हुई उसकी तरफ आई। हे आर्य, हमें बात करना चाहिए। कैरन अपनी टूटी फूटी हिंदी में बोली। मुझे नहीं लगता हमारे दोनों के बीच कुछ ऐसा है जिससे हमें बात करनी चाहिए। तुम मिस्टर ओबरॉय की गर्लफ्रेंड हो और मेरे लिए इतनी वजह काफी है तुमसे नफरत करने के लिए। आर्य ने अपने गुस्से को काबू में करके जवाब दिया। वो कमरे में जाने लगा। तभी कैरन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। आई डोंट नो मिस्टर ओबरॉय और तुम्हारे बीच में क्या प्रॉब्लम है। आई वांट कि तुम दोनों के बीच सब ठीक हो जाए।
ओह रियली? यू रियली वांट कि हम दोनों के बीच सब ठीक हो जाए? आर्यन ने उसका हाथ धीरे से अपने हाथ से अलग किया। यस, कैरन ने हामी भरी। ठीक है, फिर ऐसा करो कि अपना सामान बांधो और जहां से आई हो वहीं चली जाओ। आर्यन ने सख्ती से जवाब दिया। ये नहीं हो सकता। अगर तुम अपने गुस्से को इग्नोर करो तो हम दोनों के बीच चीजें अच्छी हो सकती है। आई नो, तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। कैरन की बात सुनकर आर्य हल्का सा हंसा। उसकी हंसी में भी उसका गुस्सा झलक रहा था। उसने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हमारे बीच में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये बात कभी मत बोलना। और दूसरी बात, तुम यहाँ जिस हैसियत से आई हो उसके बाद मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, यही बड़ी बात है। अपनी बात कहकर आर्य अपने कमरे में चला गया। कैरन ने फिर भी हार नहीं मानी। वो उसके कमरे में आ गई। उसे अपने कमरे में देखकर तो आर्य का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसके कमरे में आने की इजाजत किसी को नहीं थी, यहाँ तक कि घर पर काम करने वाले हाउस हेल्पिंग स्टाफ को भी नहीं। गेट लॉस्ट! आर्य उस पर गुस्से में चिल्लाया। कैरन ने कमरे का दरवाजा बंद किया और आर्य के पास आई। उसने आर्य को दोनों कंधों से पकड़कर उसे दीवार पर लगा दिया और वो उसके बिल्कुल पास थी। मैं ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। आई लाइक यू। तुम बहुत डिफरेंट हो। कैरन अपने होठ आर्य के होठों के पास लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्य ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। आर्य ने आगे कुछ नहीं कहा और कैरन का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। गुस्से में कैरन पैर पटकते हुए वहां से चली गई। आर्य वहां से बाथरूम में गया और अपना मुंह धोया। मतलब हद होती है। मेरी माँ की मौत के बाद में पता नहीं किस किस को उठाकर यहाँ लाकर पटक दिया। ऊपर से ये कैरन, डिस्गस्टिंग। आर्य खुद को सामान्य करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। गुस्से में आर्य का दिमाग जल रहा था, लेकिन उसने जल्द ही फैसला कर लिया। कुछ देर बाद वो नहा धोकर बाहर आया, ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ और वहां रखा अपना सामान 2 सूटकेस में पैक कर लिया। इस जगह से जितना जल्दी पीछा छूटे उतना ही अच्छा है, आर्य ने खुद से कहा और दोनों सूटकेस को एक साथ अपने दोनों हाथों से घसीटते हुए नीचे लाया। नीचे उनका पूरा परिवार नाश्ते के टेबल पर बैठा था। वो लोग लंदन में भले ही रह रहे थे, परंतु उसके पिता मिस्टर आशुतोष सिंह ओबरॉय भारतीय होने का अच्छा खासा दिखावा करते थे। वो परिवार को एक साथ रखने और एक साथ खाना खाने जैसी चीजों को बहुत वैल्यू देते थे। आर्य को वहाँ देखकर आशुतोष अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही बोले, तुम रात को यहीं पर थे क्या? किसी ने बताया क्यों नहीं? बोलते हुए उन्होंने घड़ी की तरफ देखा और आगे कहा, तुम्हें तो अच्छे से पता है कि स्ट्रिक्टली 8:30 बजे सबको ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग हॉल में आना होता है। पर खैर छोड़ो, मैं भी किसे कह रहा हूँ जैसे हर वक्त अपनी मनमानी करनी होती है। आर्य ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन विक्रम सिंह ने उसे सूटकेस के साथ देखा तो वो अपनी जगह से खड़े हुए और उसके पास गए। तुम घर छोड़कर जा रहे हो? तुमने वादा किया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम यहाँ से नहीं जाओगे। आर्य को सूटकेस के साथ देखकर वो काफी दुखी हुई। सोचा तो मैंने भी यही था, पर अब अपना डिसीजन बदल लिया। आप चाहो तो मेरे साथ सेटल हो सकते हो। आर्य ने काफी नरमी से कहा। विक्रम सिंह जी उसकी बात का कुछ जवाब दे पाते उससे पहले आशुतोष गुस्से में बोल पड़े, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, लेकिन पापा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। पापा घर के सबसे बड़े हैं और इस घर को उनकी जरूरत है। उनकी बात सुनकर आर्य के चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट थी। उसने जवाब में कहा, हाँ, जैसे किसी को उनके यहाँ होने से फर्क पड़ता है। आशुतोष ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आर्य ने फिर अपने दादाजी की तरफ देखकर कहा, दादू, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहकर आर्य ने ओबरॉय मेंशन छोड़ दिया था। उसे घर छोड़ने से किसी ने नहीं रोका था, यहाँ तक कि उसके दादाजी विक्रम सिंह ओबरॉय ने भी नहीं। हालांकि वो आर्य के घर छोड़ने से बहुत दुखी थे, पर बाकी घर वालों के सामने उन्होंने कुछ जाहिर नहीं किया। उनके ऐसा करने पर आर्य को काफी गुस्सा आ रहा था। आर्य अपने लगेज के साथ ऑफिस पहुंचा। सब कोई उसे सूटकेस के साथ देखकर हैरान हो रहा था, मगर किसी को भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी। कुछ देर बाद ध्वनि डॉक्यूमेंट के साथ अंदर पहुंची तो उसकी नजर सबसे पहले वहां रखे सूटकेस पर गई। उसे देखकर उसने अजीब चेहरा बनाया और दौड़कर आर्य के पास गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। थारे बापू ने थारे को घर से निकाल दिया। उसके ऐसा बोलने पर आर्य ने घूर कर उसकी तरफ देखा। एक्सक्यूज मी, मुझे किसी ने घर से नहीं निकाला, मैं खुद वो घर छोड़कर आया हूँ। ध्वनि बोली, बात तो एक ही है, अब तू उस घर में नहीं जा सकता, चाहे तूने वो अपनी मर्जी से छोड़ा हो या तुझे वहां से निकाला गया हो। देख, तूने अपने पापा के बिजनेस को पहले ही छोड़ दिया था और अब घर भी छोड़ दिया। लगता नहीं कि तेरे खानदान की प्रॉपर्टी में से तुझे कुछ मिलने वाला है। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मैं अपने दम पर बहुत कुछ कर सकता हूँ और रिजल्ट तुम्हारी आंखों के सामने है। इतनी बड़ी कंपनी मैंने अपने दम पर खड़ी की है। बोलते वक्त आर्य के चेहरे पर गर्व के भाव थे। ये क्या बोल रहे तू? कंपनी तेरे अकेले की नहीं है और ना ही तुमने सिर्फ अपने दम पर खड़ी की है। तुझे अच्छे से याद होगा कि कितनी मुश्किल से मैंने तेरे लिए पैसों का जुगाड़ किया था। बातों बातों में ध्वनि आर्य का मूड सही करने की कोशिश कर रही थी। उसकी बातें सुनकर आर्य का मूड काफी हद तक सही भी हो रहा था। उसने थोड़ा भावुक होकर कहा, हाँ, एक तू ही है जिसे मैं अपने दिल की सारी बातें बता सकता हूँ। पहले तो दादू भी थे, पर अब तो उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। थैंक यू सो मच ध्वनि, बस ऐसे ही मेरे साथ रहना। वहीं दूसरी तरफ शिवी का आज डिजाइनर्स में पहला दिन था। वो वहाँ जाने से पहले तैयार होकर बाहर आई। उसने काफी कैजुअल लुक ले रखा था। उसे वो जॉब नहीं करनी थी, इसलिए उसने सिंपल व्हाइट पैंट पर अपना वही पिंक स्वेटर डाल रखा था। उसके गले में व्हाइट स्कार्फ था। उसे इस तरह तैयार हुआ देखकर जिया ने मुंह बनाया और कहा, तेरी उसके सामने इमेज ऐसी कुछ खास अच्छी नहीं है। ऊपर से तू ऐसा तैयार होकर जाएगी तो तुझे वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी अंदर नहीं जाने देगा। हाँ तो
मैं कौन सा उसे इम्प्रेस करने जा रही हूँ? मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वो मुझे अंदर ना आने दे, वो मुझसे डिप्रेस हो जाए और धक्के मारकर काम से निकाल दे। शिवी ने बेपरवाही से जवाब दिया। कम ऑन यार, अपना नहीं तो मेरी इमेज का तो कुछ ख्याल कर। चल मैं तुझे तैयार करती हूँ। जिया जबरदस्ती शिवी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। उसने शिवी की कपड़ों की अलमारी खोली और कपड़े देखने लगी। उसे देखने के बाद उसने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारी तरह तुम्हारा वार्डरोब भी बहुत बोरिंग है मिस। मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तू मुझे और देर मत करा और जाने दे। शिवी उसकी बात को टालकर बाहर निकल रही थी, लेकिन जिया उसके पीछे दौड़कर आई और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे अंदर घसीट लिया। उसने शिवी की अलमारी से ब्लू जीन्स और व्हाइट विंटर टी शर्ट निकाला। ऊपर पहनने के लिए उसने उसके लिए ब्राउन ओवरकोट निकाला था। ठंड काफी ज्यादा होने की वजह से साथ में मैच करने के लिए उसने रेड स्कार्फ निकाला। उसे देखने के बाद शिवी ने मुंह बनाकर कहा, एक्सक्यूज मी मैडम, मैं ऑफिस जा रही हूँ, ना कि डेट पर। लाइक सीरियसली, तू क्या डेट पर ऐसे कपड़े पहनकर जाएगी? तुझे क्या लगता है तू जब डेट पर जाएगी तब मैं तुझे ऐसे कपड़ों में जाने दूंगी? जिया ने जवाब दिया। लेकिन मुझे देर। शिवी उसे टालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिया ने उसकी एक नहीं मानी। उसने जबरदस्ती शिवी के हाथ में वो कपड़े थमा दिए और उसे बाथरूम में धकेल कर बोली, अगर तू नहीं चाहती कि तुझे और ज्यादा देर हो तो जल्दी से तैयार होकर बाहर आ। मजबूरन शिवी को जिया की बात माननी ही पड़ी। 10 मिनट बाद वो कपड़े पहनकर बाहर निकली। अपने पसंद के कपड़ों में शिवी को देखने के बाद जिया के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उधर ध्वनि ने आर्य का मूड काफी कुछ ठीक कर दिया था। उसकी बकबक से आर्य को शिवी की याद आती थी। उसे याद कर आर्य मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ये देख ध्वनि ने पूछा, अब क्यों मुस्कुरा रहा है? मुझे भी पता। आर्य ने सर हिलाकर कहा, कुछ नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स जेनी के हाथ से कोर्ट भिजवा देना। अच्छा, आज वो नई लड़की भी आने वाली थी ना, जिसे प्लेसमेंट मिली थी, तुमने लीगल काम करवाया या नहीं? आर्य ने पूछा। हाँ करवा दिया, बस तभी ऑफिस आने में देर हो गई थी। बोलते हुए ध्वनि ने अपने साथ लाए पेपर्स को भी आर्य के सामने रख दिया। कल तेरे जाते ही मैं लॉयर के पास चली गई थी, उसने सुबह कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में सबमिट करवा दिया था, उसी की कॉपी लेकर आई थी। चलो अच्छा है, सब कुछ आसानी से और जल्दी जल्दी हो गया, आर्य ने जवाब दिया। कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर शिवी का नाम पढ़ने के बाद आर्य को कल डिग्री सेरेमनी की याद आ गई, जहाँ शिवी ने अपना चेहरा कवर कर रखा था। उसने उसे प्लेसमेंट मिलने की बधाई भी दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था। वो लड़की भी कुछ कम अजीब नहीं है, आर्य ने खोए हुए अंदाज में कहा। आने दो इसे ऑफिस, इससे भी कुछ हिसाब चुकाना है।